एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है क्या? बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी पढ़ने वाले हैं जो कि है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। इन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में खत्म किया था। मुझे लग रहा है कि जो मैंने समझाया वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये मान कर रखिए कि इस चैप्टर में से अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा जाना है तो वो यही पार्ट है। गौर से देखिएगा, ये पार्ट गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा कि क्या कहानी है। ठीक है, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, लर्न करने का प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज़ आपको लर्न करवानी है वो मैं करवा देती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि लर्न करवाऊँ। पर मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि इस चैप्टर में आप पढ़ने ही तब आओ जब लर्न कर सकते हो। और मैं बता रही हूँ हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आना है, तो लर्न करना तो मजबूरी है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को बच्चों हम लोग प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। डन? ओके, इन्हें हम प्लांट हार्मोन्स के नाम से भी हार्मोन्स लिख दिया। देखा, प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। फिर से लिख रही थी वही। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान से समझना। ह्यूमन हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स में उनके नेचर में चेंज हो सकता है, पर प्रॉपर्टी उनकी ऑलमोस्ट सेम ही है। पता है कैसे? ध्यान से समझो। जैसे ह्यूमन हार्मोन्स होते हैं ना, उनकी ज़रूरत शरीर में बहुत ही कम है, बहुत कम क्वांटिटी पर भी असर जो है वो बहुत ज़्यादा देते हैं। जैसे कि मम्मी की चप्पल पड़ती है तो असर अलग तरीके का होता है, पापा की चप्पल पड़ती है तो असर अलग तरीके का होता है। मम्मी 4 चप्पल मारती है कि पढ़ नहीं रहा है साले तू, ठीक है, तो अलग टाइप का असर होता है। जब पापा एक चप्पल भी मार देते तो असर अलग टाइप का होता है। तो हार्मोन्स ऐसे ही हैं, बॉडी में कम इफेक्ट कम क्वांटिटी में निकलते हैं, पर इफेक्ट उनका 4 चांद लगाता है। प्लांट हार्मोन्स के साथ भी ऐसा ही है कि इनकी क्वांटिटी बहुत ही माइन्यूट होती है, पर इनके चर्चे तो पूरे सारे जहान में हैं। तो ये जो हार्मोन होते हैं बड़े ही कम निकलते हैं, पर इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आई बात? प्लांट हार्मोन जो होते हैं, दीज आर द कंपाउंड ऑफ सम थिंग्स। ठीक है, वो क्या हैं, जो कौन सी थिंग्स हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों से, किन किन एलिमेंट से, किन किन कंपाउंड से मिलकर हार्मोन्स बनता है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरी स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस समझ रहे हैं, मतलब कार्बन होगा इसमें विद डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर द एग्रीगेशन ऑफ कंपाउंड। समझ में आ रही बात? डिफरेंट कंपाउंड जब मिलते हैं तो एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ये हमेशा बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होते हैं, तो भले ही कम निकले पर असर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इट इन्फ्लुएंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। जैसे कि ये क्या क्या करते हैं वो ध्यान से देखते हैं। चलिए देखिए क्या क्या करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या क्या करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? करते हैं सब कुछ। ठीक है, किसका करते हैं? ग्रोथ का प्रमोशन, इनिबिशन, मॉडिफिकेशन, सब कुछ। या मैं कहूँ कि PGR और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और क्या क्या कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जर्मिनेशन कर सकते हैं। समझ ध्यान से देखना, ये जर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन के बाद ये रूटिंग कर सकते हैं, रूट बना सकते हैं। ठीक है, ये शूटिंग कर सकते हैं, मतलब शूट बना सकते हैं। डन। और ये क्या कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? ये फ्लावरिंग भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? फ्लावरिंग भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ये फ्रूटिंग भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? और ये क्या कर सकते हैं? ये एब्सेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, पत्तियां झड़ाने का काम भी कर सकते हैं। ये और क्या कर सकते हैं? ये सेनेसेंस भी कर सकते हैं, बुढ़ापा भी कर सकते हैं। ठीक है, सेनेसेंस भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ये फ्रूट राइपनिंग भी कर सकते हैं, फ्रूट राइपनिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने कुछ कैरेक्टर बताए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बच्चों, ऐसे और भी कैरेक्टर हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन द डिटेल। चलो शुरू करते हैं कहानी। क्या बोल रही हूँ मैं? आ जाओ मेरे साथ देखो। थोड़े से पेजेस मेरे बच्चों के लिए ऐड कर लूँ तो मैं पढ़ाऊंगी इस पे। चलो अब ध्यान से देखना। प्लांट ग्रोथ
रेगुलेटर, ऐसा लग रहा है कि इसको लकवा मार गया पी को मेरे, है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, चलो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। regulates all the activities in the plant। और कौन कौन सी एक्टिविटी है वो मैंने आपको पहले भी लिखी, ऑल द लिख दी, पर आप याद रखना कौन कौन सी, ठीक है। प्लांट वैसे जोड़ जोड़ के लिखा है मैंने। एक्चुअली साइंस स्टूडेंट का जो हैंडराइटिंग रहता है, तुम्हें क्या लगता है वो ज़्यादातर खराब ही रहता है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे साइंस स्टूडेंट भी देखे जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। आई एम अनफॉर्चुनेटली मैं उनमें नहीं हूँ, ठीक है। और ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, पर क्या करूँ, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है। दूर से देखने पर जब मैं एग्ज़ाम की कॉपीज़ में लिखती थी तो ऐसा लगता था कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है, पर जब मेरी कोई हैंडराइटिंग पढ़ने जाता था तो लगता था ओ माय गॉड सर फोड़ लें। चलो, इट रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन द प्लांट। ओके, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है मुख्यतः वो हमने देखी। अब बेटा ये दो प्रकार के हो सकते हैं, है ना, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ध्यान से देखो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। अच्छा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं, इन्हें हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। ओके, डन, ठीक है। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये किसी चीज़ को बढ़ाए या तो ये किसी चीज़ को घटाए, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये पीजीपी भी हो सकते हैं, ओके, या ये पीजीआई भी हो सकते हैं, डन। या तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोट कर रहे होंगे या तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिट कर रहे होंगे। नाउ व्हाट इज द प्लांट ग्रोथ? प्लांट ग्रोथ इज द जिसमें सेल साइज नंबर ये सब बढ़ता है, डन है। समझ में आ गई बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब प्रमोटर में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं? सबसे पहला जो है हार्मोन जो मैं आपको आज बताऊंगी वो है ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है क्या कह सकती हूँ इसको मैं, क्या बताऊँ, ये फिल्म इंडस्ट्री का सलमान खान है, समझ में आई बात। और सलमान खान के आगे कोई हीरो लगता है क्या? नहीं लगता ना, ठीक है, सल्लू भाई। तो याद रखना कि पूरे कहानी का हीरो यही है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाते हैं वो ऑक्सिन से ही पूछे जाते हैं, फिर मत कहना मैडम आपने बताया नहीं, ठीक है। दूसरा होता है जिबरलिन, ठीक है, जिबरलिन, ओके, जिबरलिन। तीसरा होता है साइटोकाइनिन, ठीक है। सो एजीसी से याद रखना आप कि ये जो तीन हार्मोन है ये बेसिकली प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं, शूट की ग्रोथ को, रूट की ग्रोथ को, फ्लावर की ग्रोथ को, कि अलग अलग तरीके की ग्रोथ है इसमें, ठीक है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में हम सबसे पहले जिस हार्मोन का नाम पढ़ेंगे वो है ABA। ABA का फुल फॉर्म होता है, अच्छा, जिबरलिन को हम जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, जिबरलिक एसिड भी कहते हैं। इसको हम एब्सेसिक एसिड के नाम से जानते हैं, एब्सेसिक एसिड, ठीक है, देखो, ठीक है, इसे हम एब्सेसिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों हम इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं वो आप ध्यान से समझना। देखो, जब प्लांट जो है जब वो बहुत ही स्ट्रेस कंडीशन में रहता है, ध्यान समझो, जब प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में रहता है, जैसे कि गर्म प्रदेश में है, अगर पानी का लॉस बहुत ज़्यादा प्लांट से हो गया तो बेचारा प्लांट मर जाएगा, ये बात हम लोग जानते हैं। तो अगर कोई प्लांट गर्म प्रदेश में है और पानी का लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ABA निकलता है उन प्लांट्स की लीव्स के सेल्स में, और वो निकालता है ABA की वजह से जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो क्योंकि ये स्ट्रेस में निकला इसीलिए हम ये स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ठीक है। एब्सेशन करवाता है, ये पत्तियाँ वत्तियाँ झड़वाता है। और दूसरा हार्मोन जो है ये तो नंबर 1 हुआ,
और दूसरा जो हार्मोन है वो है इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन से भयंकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, भयंकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। इथाइलिन से आपके प्रश्न पत्र में काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। इथाइलिन पूरे ग्रोथ रेगुलेटर्स में एकमात्र ऐसा हार्मोन है या फाइटो हार्मोन है जो गैशियस होता है। आई बात समझ में, जो कैसा होता है, गैशियस होता है। बाकी सारे हार्मोन हैं वो लिक्विड होते हैं, बाकी यही एकमात्र ऐसा है जो गैशियस होता है। इथाइलिन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है और प्लांट ग्रोथ इनिबिटर भी है। ये चीज़ याद रखना कि इथाइलिन का दोनों में रोल होता है, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने में भी और उसे इनिबिट करने में भी। डन, ये इतनी बात समझ में आ गई कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ द ग्रोथ। इट मे बी inhibit the growth, it may be activate the growth, it may be suppress the growth। ग्रोथ किसी भी कंडीशन में हो सकती है, चाहे हम रूट की ग्रोथ कर रहे हैं, शूट की ग्रोथ कर रहे हैं, फ्लावर की ग्रोथ कर रहे हैं, सीड की ग्रोथ कर रहे हैं, किसी की भी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ किसी भी टर्म में हम बोल सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ाया, जिसमें सेल नंबर बढ़ाओ, सेल साइज बढ़ाओ, सेल लेंथ बढ़ाओ, दे ऑल आर द इवेंट्स ऑफ ग्रोथ। तो ये कहानी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डन हो गया, आई बात समझ में। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये समझ में आया, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये बता दिया मैंने। सो याद रखना, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, दीज आर द ग्रोथ प्रमोटर, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन दीज आर द ग्रोथ इनिबिटर। पर इथाइलिन ग्रोथ प्रमोटर भी हो सकता है, तो वो कैटेगरी इंटरलिंक करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। इसमें देखो इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहली बात, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और फिर मुझे मत बोलना कि मैडम आपने बताया नहीं था, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। ये केमिकल होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट कंट्रोल करते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब कि प्लांट में फ्लावर उगना, फ्रूट पकना, ये सब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। नाउ अब देखो, मैंने आपको बताया कि प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, ऑक्सिन कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, वो हार्मोन बहुत सारे केमिकल से मिलकर बना है। आई बात समझ में, कोई एक ऐसा नहीं कि मान लो ये है तो फलानी ये है अमाइनो एसिड तो ये हार्मोन है, नहीं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग विच विल मेक द हॉर्मोन्स। सो हार्मोन इज द कंपोजिट थिंग ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। बहुत सारे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं तब हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो कंपोजिशन देखते हैं, इंडोल कंपाउंड। इंडोल कंपाउंड जो होते हैं, ये इंडोल, देखो जो ऑक्सिन होता है उसका इंडोल एसिटिक एसिड नाम होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिन, सिंथेटिक एंड नेचुरल, पढ़ेंगे उनके बारे में। ऑक्सिन का जो प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर का मतलब होता है कि सब कौन सी चीज़ उसे मिलकर बनाती है, तो ऑक्सिन ट्रिप्टोफैन नाम के अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है। तो और ट्रिप्टोफैन में जो, खैर उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आपके ऑक्सिन का नाम इंडोल एसिटिक एसिड IAA भी होता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन इसमें इंडोल कंपाउंड से मिलकर ऑक्सिन बनता है, समझ में आई बात। कौन से इंडोल कंपाउंड से मिलकर बनता है, जैसे कि IAA, IBA, ठीक है। एक और होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, IBA और IA, ये सब ऑक्सिन के वो हैं, समझ में आई बात। इंडोल कंपाउंड से दो प्रकार के हार्मोन बनते हैं, IAA, IBA, एक और बनेगा, ठीक है, उस नेप्थलीन वाला, वो मैं आपको बताऊंगी। और भी दो और पढ़ने हैं जिसमें मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। टर्पीन से मिलकर क्या बनता है, जिबरलिक एसिड बनता है, टर्पीन्स, ठीक है। एडेनिन डेरिवेटिव्स, एडेनिन इज अ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, काइनेटिक हार्मोन के बारे में। गैसेस हार्मोन, गैसेस से मिलकर बनता है इथाइलिन, और बहुत सारे कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव से मिलकर बनता है एब्सिसिक एसिड। सो वी नीड टू लर्न दीज 4 हार्मोन्स, 1, 2, 3 एंड 4। डन हो गया, आई बात समझ में, ठीक है। सो ये चीज़ हमें याद रखना है कि हार्मोन कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ कंपाउंड। मैंने आपको बताया कि जो इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, इंडोल कंपाउंड्स में ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब ट्रिप्टोफैन से ये सारे हार्मोन बनते हैं, IBA, IAA। फिर मैंने टर्पीन्स का बताया कि ग्रुप ऑफ टर्पीन्स विल मेक द जिबरलिक एसिड। फिर मैंने आपको बताया कि गैसेस विल मेक द इथाइलिन एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैरोटीनॉइड विल मेक द एब्सिसिक एसिड। डन हो गया। So as we know that the phytohormones, the hormone which is released by the plant cells, can be of 2 type. It may be promoter or it may be inhibitor. Done? आगे बढ़े, सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। So plant growth promoters will promote the activities. It may be rooting, shooting, flowering, fruiting, anything. Okay?
तो कोई भी प्लांट की एक्टिविटी जो इन हार्मोन्स की वजह से प्रमोट हो रही है, बढ़ रही है, इट इज कॉल्ड एज प्रमोटिंग हार्मोन्स। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी लाइक सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीडिंग, एनीथिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एजीसी, ऑक्सिन, जिबर्लिन एंड साइटोकाइनिन। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में मैं आपको दो हार्मोन्स बता रही हूँ, जिसमें मैंने पहले आपको बताया एब्सिसिक एसिड विच इंक्रीजेस द ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज लाइक डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब ये है कि सीड ऐसा ना हो कि आपने डब्बे में भरा और दूसरे दिन देखा कि जर्मिनेट होकर प्लांट बन गया, दिस इज कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी। एब्सिसिक एसिड जब तक आपके सीड में निकला हुआ रहेगा, जब तक निकलता रहेगा तब तक आपका सीड उगेगा नहीं। इसीलिए कुछ कुछ सीड जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे देर से उगते हैं, प्लांट बनते हैं, और कुछ सीड बहुत जल्दी उग जाते हैं। तो जिनके में एब्सिसिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है उनके में सीड डॉर्मेंसी, उसे कहते हैं सीड डॉर्मेंसी, और सीड उगेगा नहीं जब तक एब्सिसिक एसिड वहाँ से हटेगा नहीं। एंड एब्सेशन मतलब पत्तों का झड़ना। डॉर्मेंसी देखो क्या बोला मैंने, फेलियर ऑफ सीड टू द जर्मिनेट ड्यू टू द लैक ऑफ फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, और ये भी बात होती है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो सीड होता है उसकी सेल्स कंटिन्यूसली एब्सिसिक एसिड बनाती रहती है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। इसलिए लोग कहते हैं कि हमेशा अपने सीड्स को, चाहे मटर हो, चाहे चना हो, चाहे दाल हो, चाहे ग्राउंडनट हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा उन्हें सूखे डब्बे में रखना चाहिए ताकि उन्हें जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन ना मिले। जैसे ही आपने उसे गीले डब्बे या बहुत अच्छे फेवरेबल कंडीशन दी तो वो एब्सिसिक एसिड वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा और वहाँ पर सीडिंग या जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। सो किसी भी ड्राई सीड में हमेशा आपको ये याद रखना है कि वहाँ से एब्सिसिक एसिड निकलता है, जिसकी वजह से हमेशा जो है सीड डॉर्मेंसी बनी होती है। एब्सेशन मतलब शेडिंग ऑफ लीव्स, मैंने आपको बताया पत्तियों का झड़ना, फ्रूट का झड़ना, मतलब किसी भी चीज़ को झड़ने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट का स्टोमेटा क्लोज करवाता है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी डन हो गया, आगे बढ़े। इथाइलिन एक दूसरा ग्रोथ इनिबिटर है जो कि गैसियस हार्मोन है, ग्रोथ को इनिबिट करता है। इसके बहुत सारे काम है, जैसे पाइनएप्पल का जो फ्रूट होता है वो ऑक्सिनो इथाइलिन की वजह से बनता है। डन हो गया। आइए अब अपनी एनसीईआरटी से हम लोग देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर द स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड। जैसे मैंने आपको बताया इंडोल कंपाउंड से कौन कौन से होते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, मैंने आपको एक बिटारिक एसिड भी बताया। एडेनिन का डेरिवेटिव कौन सा हो सकता है, काइनेटिन। अच्छा ये देखो मैंने लिखा था पर इसके बारे में डिटेल से पढ़ना नहीं है, ठीक है। एडेनिन डेरिवेटिव से कौन से बनते हैं, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि एडेनिन का डेरिवेटिव कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो आपको याद होना चाहिए इट इज द N6 फॉस्फोराइल अमाइनो प्यूरिन एंड काइनेटिन। एडेनिन इज व्हाट, इट इज द प्यूरिन, प्यूरिन मतलब इट इज द नाइट्रोजनस बेस विच इज फाउंड इनटू द DNA एंड इट इज द डबल रिंग स्ट्रक्चर, उसका डेरिवेटिव है ये हार्मोन। डेरिवेटिव का मतलब उसी के स्ट्रक्चर से डिराइव होता है, ठीक है। नाउ उसके बाद कैरोटिनॉइड का मैंने क्या बताया, एब्सिसिक एसिड, टर्पीन्स का बताया, जिबर्लिक एसिड, और गैसेस का बताया इथाइलिन। इसका फॉर्मूला होता है C2H4। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है और आपके नीट में पूछा जा सकता है। समझ में आई बात, मैंने आपके लिए ब्लॉग भी इसीलिए बनाया था, इंपॉर्टेंट है और ये नीट में पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन से प्लांट रेगुलेटर का डेरिवेटिव कौन सा है। फिर मुझे मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं था, ये डिटेल से आपको नहीं पढ़ना है विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन, पर यू शुड नो दैट इट इज़ द, इसका एडेनिन किसका डेरिवेटिव है, काइनेटिन एंड N6 फॉस्फोराइल अमीनो एसिड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। आ जाओ देखो, सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सब में जो कैटेगरी डिवाइड की उसका थ्योरी बता दे रही हूँ। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। वन ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड इन द ग्रोथ सच एज सेल डिवीजन, इलार्जमेंट, पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब समझते हो क्या होता है? ट्रॉपिक का ग्रोथ का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, समझे? ये 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फोटोट्रॉफिज्म, इट मीन्स टू से दैट द ग्रोथ इज towards the light. This is called as trophic growth. If I am talking about the geotrophism, it means to say that the growth towards the gravity. समझ में आई बात? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Flowering, fruiting, seed formation. These are also called as plant growth promoter. Auxin, gibberellins and cytokinins. The plant growth promoter of order to play important role in the plant response to wound and stress of biotic, abiotic origin. ठीक है, इसमें भी ये response करते हैं।
They are also involved in the various inhibiting activities such as dormancy and abscission. Plant growth regulator abscisic acid belongs to this group. Gaseous ethylene could be fit either of the two groups. ये मैंने आपको बताया ना, इथिलीन या तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हो सकता है या इनिबिटर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, याद रखना. बट दिस इज लार्जली इनिबिटर ऑफ द ग्रोथ एक्टिविटी. ज़्यादातर क्या होता है, इनिबिटर होता है. नाउ अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले ऑक्सिन को पढ़ना. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सिन. चलो, तो सबसे पहला हार्मोन जो हम पढ़ेंगे विच इज द ग्रोथ प्रमोटर, इट इज द ऑक्सिन. ये याद रखना कि नीट में ज़्यादातर सवाल ऑक्सिन से पूछे जाते हैं क्योंकि ऑक्सिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की, उसके बाद इसका क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है और इसके बाद इसके क्या फंक्शन है. ठीक है. सो ऑक्सिन का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में टू ग्रो. समझ में आई बात. तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस जगह से भी ऑक्सिन निकलेगा उस जगह पर वो ग्रोथ का एक कारण बनेगा. ठीक है. कैसे बनेगा वो अभी हम लोग समझते हैं. ठीक है. आपने कभी देखा होगा कि गार्डन में जब भी हमें क्या करना होता है या जब भी हम लोग कटिंग नहीं करते तो प्लांट ऊपर से ऐसे 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 सब बढ़ता जाता है ना. आपको पता है कि हमेशा जो प्लांट होता है कई बार ऐसे प्लांट भी देखे होंगे जिसके साइड में पत्तियां नहीं होती पर ऊपर ही ऊपर पत्तियां और फ्लावर उगते जाते हैं. वो क्यों होता है आपको पता है? वो क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो एपिकल बर्ड डोमिनेंसी करता है. इसका मतलब ये कि ऊपर की ओर टिप पर ग्रोथ करवाने में सबसे बड़ा मेजर जो रोल होता है वो ऑक्सिन का ही होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कवरी. ठीक है. चलिए देखते हैं डिस्कवरी क्या है इसकी ऑक्सिन की. देखो, एक बाप और बेटा थे. ठीक है. एक बाप और बेटा थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन. ठीक है. डार्विन एंड हिज सन ने, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है. चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने. ठीक है. लिख लेते हैं थोड़ा सा. डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. चार्ल्स डार्विन, ठीक है, एंड बेटे का नाम है फ्रांसिस डार्विन. ठीक है. ये दोनों बाप बेटा है भैया. ये बाप बेटे की जोड़ी जो है, ध्यान से समझते जाना, ये बाप बेटे की जो जोड़ी है, देखो कभी कहीं भी कुछ भी चल रहा है. ठीक है. फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ये दोनों बाप बेटे की जोड़ी है. इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं. इन लोग एक्चुअली पता है किस पे काम कर रहे थे? ध्यान समझना. दे आर वर्किंग ऑन द फोटोट्रॉफिज्म. ध्यान समझना. They working on phototrophism. What is the phototrophism? Phototrophism is nothing. It is the bending of plant bending of plant by the light. ठीक है. या bending of the plant under the stimulus of light. ठीक है. So they were studying about the phototrophism. Accidentally they discovered the hormone auxin, but it is not accidentally discovered. It is the साइमल्टेनियस डिस्कवरी हम लोग कह सकते हैं. सो दे आर वर्किंग ऑन द फोटोट्रॉफिज्म. ठीक है. एंड दे डिस्कवर द ऑक्सिन हार्मोन. डन है. इतनी बात समझ में आई. इन लोगों ने क्या देखा? एक्चुअली ये जो ऑक्सिन की डिस्कवरी है ये सबसे पहले कहाँ पर की गई है? ये की गई है कैनरी ग्रास पे. ठीक है. किस पे की गई है? कैनरी ग्रास. ठीक है. कैनरी ग्रास पे की गई है ये एक्सपेरिमेंट. ठीक है. कैनरी ग्रास पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है. कैनरी ग्रास क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मोनोकॉट. अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सबसे पहले आपको कहाँ दिखाई देता है? एक्सपेरिमेंट कहाँ पर किया है हम लोगों ने? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास. ठीक है. किस पे? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास पे. अब आपको मैंने कोलियोप्टाइल पढ़ा दिया है पर आपको पता नहीं होगा, शायद आप भूल गए होंगे. चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने फोटोट्रॉफिज्म स्टडी करना शुरू किया. And additionally they discovered the auxin. How they discovered the auxin? They took the canary grass, ठीक है, and they work on the coleoptile. coleoptile क्या होता है? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये चीज़ बताई भी है. ये जो शूट टिप होता है, समझो बात को, ये जो शूट टिप होता है, शूट टिप के ऊपर एक कवर होता है ऐसा. शूट टिप के ऊपर एक ऐसा कवर होता है जिसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल. समझ में आई बात? शूट टिप के ऊपर ऐसा एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल. समझ में आई बात? इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें. नाउ इन्होंने देखा कि अगर इस कैनरी ग्रास को ये लाइट के स्टिमुलस में रखते हैं, समझना बात को, सपोज दैट कि ये लाइट के स्टिमुलस में रखते हैं. ठीक है. ये लाइट के स्टिमुलस में इन्हें रखा तो इनने क्या देखा कि प्लांट बेंड हो गया. समझे? प्लांट जो है वो क्या हो गया? प्लांट इस तरीके से बेंड हो गया. थोड़ा सा और कम बेंड करना है. ठीक है. प्लांट क्या हो गया? इस तरीके से बेंड हो गया. समझे? प्लांट क्या हो गया? इस तरीके से बेंड हो गया. डन. बेंड हो गया. समझे? आप समझो.
अब क्या हुआ, इन्होंने, अब ध्यान समझना, इन्होंने क्या किया, उस कोलियोप्टाइल को उड़ा दिया, ठीक है, कोलियोप्टाइल को उन्होंने उड़ा दिया। अब इनके पास कोई कोलियोप्टाइल नहीं है, ठीक है, यहाँ से उन्होंने कोलियोप्टाइल को कट कर दिया, यहाँ पर ऐसा कट करके निकाल लिया, ध्यान से देखते जाना। उन्होंने कोलियोप्टाइल को कट करके निकाल लिया और फिर सनलाइट दी, ठीक है, मान लो इनने फिर सनलाइट दी, कोलियोप्टाइल को कट करके निकाल लिया और फिर यहाँ पर इनने सनलाइट दी, ठीक है, यहाँ पर इन्हें सनलाइट डाली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ध्यान समझना। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने एक कैनेरी ग्रास ली, ये एक्सपेरिमेंट है कोलियोप्टाइल ऑफ द कैनेरी ग्रास। कोलियोप्टाइल इज द कवर ऑफ द शूट टिप, ठीक है, जो शूट टिप होता है उस पर कुछ अनडिफरेंशिएटेड लीव्स होती हैं जिसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। अभी इतना मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है मोनोकॉट सीड पे, ग्रास इज अ मोनोकॉट। जब सनलाइट पड़ी तो प्लांट जो है वो बेंड हो गया, हमने ऊपर का कोलियोप्टाइल उड़ा के यहाँ पे रख लिया, ये है कोलियोप्टाइल, समझ में आई बात। हम लोगों ने यहाँ पर कोलियोप्टाइल उड़ा के रख लिया, ये रख लिया कोलियोप्टाइल, अब प्लांट बेंड ही नहीं हुआ। तो उन्होंने दिमाग लगाया, हाय राम ऐसा क्यों है, हाय राम ऐसा क्यों है, ठीक है, समझे, ये कहानी क्लियर हो गई सबको, ये कहानी क्लियर हो गई सबको। अब समझना, अब देखो क्या हुआ। अब हुआ ये कि उन्होंने, ध्यान समझेंगे बात को मेरी, यहाँ पर उन लोगों ने एक प्लांट लिया, वही कैनेरी ग्रास ली मान लो, ठीक है, अब बेंड हो गया सनलाइट पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बार शूट टिप को यहाँ से कवर किया, ठीक है, एक बार शूट टिप को यहाँ से कवर किया, ठीक है, और दूसरे में, ध्यान से देखो, दूसरे में जो शूट था उसको यहाँ से कवर किया मिडिल से, ठीक है, कवर कर दिया। अब इस पर सनलाइट डाली, ठीक है, इस पर क्या है, सनलाइट डाली, ध्यान समझते जाइएगा, यहाँ पर इनने सनलाइट डाली, ठीक है, जब यहाँ पर इनने सनलाइट डाली, ठीक, ध्यान से देखना मेरी बात को, क्या बोल रही हूँ मैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे मत बोलना कि समझ में नहीं आया कुछ, ठीक। दोनों में क्या हुआ, दोनों में सनलाइट डालो, दोनों में सनलाइट डालो, ठीक, दोनों में सनलाइट डालो। अब क्या हुआ, सनलाइट ऊपर से अपन ने कवर कर दिया, उसको ऊपर से अपन ने कवर कर दिया है। अब बताओ मुझे, सोचो कि किसकी बेंडिंग होगी, एक प्लांट को हमने बीच से कवर कर रखा है, एक प्लांट को ऊपर से कवर रखा, सोचो किसमें बेंडिंग किसमें होगी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब इन्होंने प्लांट देखा, जब इनने रिजल्ट निकाला तो देखा, हाय राम ये तो प्लांट ग्रो ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये ग्रो बोल रही हूँ, बेंड ही नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि यहीं पर ये वाले प्लांट को देखा तो ये वाला प्लांट जो है ये बेंड हो चुका था, ठीक है, ये वाला प्लांट जो था वो क्या हो चुका था बच्चों, वो तो क्या हो गया, बेंड हो गया था। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ कि ये प्लांट बेंड हुआ, ये प्लांट बेंड नहीं हुआ, जबकि अभी तो हम ये कह रहे थे कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये तो टिप से बनता है। अब समझो, अब समझो, अगर हम किसी भी प्लांट को ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने कवर कर दिया, कुछ समय के बाद जब उसकी ग्रोथ हो गई तो हुआ क्या, अब तुमको पता है कि यहाँ पर ऑक्सिन का सिंथेसिस हुआ था। मैं रेड कलर से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सिन का सिंथेसिस, ध्यान समझना, यहाँ पर इस जगह पर लाइट पड़ रही है और इस जगह पर ऑक्सिन का सिंथेसिस हुआ था, पर ये ऑक्सिन जो है वो क्या हो रहा है, मूव करके डाउनवर्ड आ गया। समझ में आ गई बात, ये ऑक्सिन क्या हो गया, मूव करके किस जगह पर आ गया है, इस जगह पर आ गया है, जिसकी वजह से स्टेम बेंड हो चुका है। ये वाला पार्ट बेंड नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ पर ऑक्सिन है ही नहीं, वो मूव करके डाउनवर्ड आ चुका है। समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जैसे मान लो कि ये मेरा स्टेम है, सपोज दैट कि ये मेरा क्या है, स्टेम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑक्सिन बनाया, रेड कलर से बनाती हूँ, ये मान लो मैंने यहाँ पर ऑक्सिन बनाया, डन, समझ में आई बात। तो और यहाँ से क्या आ रही है बच्चों, सनलाइट आ रही है, ध्यान समझना, यहाँ पर मैंने ऑक्सिन बनाया और यहाँ पर सनलाइट है, तो ऑक्सिन का मूवमेंट हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं होगा, इसीलिए स्टेम हमेशा ऐसे, सेल यहाँ की बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होते जाएंगे और स्टेम इधर की ओर बेंड कर जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो
तो ये बात आपको समझ में आई क्या बोल रही हूं मैं कि यहाँ पर जैसे मान लो सनलाइट यहाँ पर पड़ रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा और उधर साइड की सेल पर इफेक्ट होगा और स्टेम जो है इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो ये कहानी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ऑक्सीजन जो है उसका मूवमेंट सन की डायरेक्शन में होता है या ऑपोजिट होता है, तो आप बोलोगे ऑपोजिट। पर स्टेम का मूवमेंट सन की डायरेक्शन में होता है कि ऑपोजिट, तो आप बोलोगे सन की डायरेक्शन में। पर ऑक्सीजन का मूवमेंट कहाँ होता है? ऑपोजिट, जिसकी वजह से ऑपोजिट जगह की सेल बड़ी हो जाती है और स्टेम का मूवमेंट सन की ओर हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से भारी होते जा रहे, भारी होते जा रहे, भारी होते जा रहे, तो ऐसे झुकोगे कि नहीं झुकोगे? ठीक है, तो इस तरीके से ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हमेशा जो हार्मोन होता है ऑक्सीजन, उसका मूवमेंट नीचे की ओर होता है। और यहाँ पर अब ऑक्सीजन क्या हो गया, अब अगर हमने मान लो इसको काले कपड़े से इसको हमने कवर कर दिया, सपोज दैट कि यहाँ पर हम लोगों ने काला कपड़ा से कवर कर दिया, तो यहाँ पर नया ऑक्सीजन तो सिंथेसाइज हो नहीं रहा है। ठीक है, तो कितनी भी तुम सनलाइट देते रहो यहाँ पर नया ऑक्सीजन बनेगा नहीं। और अगर पहले से ऑक्सीजन होता तब तो बेंड हो जाता, पर अब पहले से ऑक्सीजन है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ मूव कर गया? नीचे की ओर मूव कर गया। अब तुम यहाँ पर अगर इसको समझो बात को, अगर मैंने इस जगह पर मैंने कवर कर दिया है तो कोई टेंशन नहीं, तो भी बेंड होगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारा ऊपर से नीचे पहुंच चुका है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। डन है। अब एक और चीज समझो जो मैं कह रही हूं, एक एक्सपेरिमेंट किया FW वेंट ने, ये आपके NCERT कहती है। ठीक है, FW वेंट ने, ठीक है, FW वेंट ने क्या किया, ध्यान समझना, FW वेंट ने लिया ओट का कोलियोप्टाइल। ठीक है, ओट का कोलियोप्टाइल लिया। कोलियोप्टाइल तो हम समझ ही गए हैं क्या है, टिप ऑफ द शूट। ठीक है, ओट का कोलियोप्टाइल लिया। इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझना, इन्होंने क्या किया कि ये सपोज दैट कि ओट का शूट है। ठीक है, ये क्या है भैया, ओट का शूट है। ठीक है ना, समझना। अब यहाँ पर उन्होंने क्या लगा दिया, एक अगार का ब्लॉक लगा दिया। अगार क्या होता है, अगार एक सॉलिड मीडियम होता है। यहाँ पर उन्होंने एक अगार का ब्लॉक लगा दिया। डन हो गया, समझ में आई बात। और यहाँ पर सनलाइट जो है वो पड़ रही है। ठीक है, सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता जा रहा है और ऐसे जाकर ऑक्सीजन को ब्लू कलर से बना दो क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सिंथेसाइज होता जा रहा है और ऑक्सीजन इस जगह पर कलेक्ट होता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है। जितना भी ऑक्सीजन सिंथेसाइज हुआ वो इस जगह पर कलेक्ट होता जा रहा है। अगार क्या है, एक सॉलिड मीडियम होता है, बस कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने इस अगार प्लेट को शूट टिप हटा दिया और इस अगार प्लेट को ले लिया, जिसमें क्या भरा हुआ है भैया, जिसमें भरा हुआ है पूरे तरीके से ऑक्सीजन। ठीक है, ये अगार ब्लॉक में क्या भरा हुआ है मेरे बच्चों, इस अगार ब्लॉक में भरा हुआ है ऑक्सीजन। डन, इस अगार ब्लॉक में क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान समझना। आप इस किसी भी, चाहे ओट का ही ले लो, किसी ऐसे का शूट लो जिसका तुमने डीकैपिटेशन कर दिया है। डीकैपिटेशन क्या होता है, डीकैपिटेशन क्या होता है, ये मैंने बच्चों को भी बताया नहीं। ठीक है, डीकैपिटेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कैप। ठीक है, डीकैपिटेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कैप। ठीक है, रिमूवल ऑफ हेड, आपने इसका कैप रिमूव कर दिया है। डन, इसका कैप आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। अब प्लेस दिस अगार ब्लॉक इनटू दिस डीकैपिटेटेड शूट। ठीक है, क्या होगा बताओ, यहाँ पर तुम कोई सनलाइट नहीं दे रहे हो, ध्यान समझना, यहाँ पर आप कोई सनलाइट नहीं दे रहे हो, नो सनलाइट, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सनलाइट नहीं दे रहे हो आप, फिर भी स्टेम जो है वो बेंड होगा, फिर भी जो शूट है ना वो बेंड हो जाएगी। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि ये जो आपका ऑक्सीजन है ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा। समझ में आ गई बात, ध्यान से देखो। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है वो इस जगह पर इस तरीके से मूव करने लगेगा, तो यहाँ की सेल बड़ी हो जाएंगी और स्टेम जो है वो इधर साइड मूव कर जाएगा। क्या समझा आपने, FW वेंट का एक्सपेरिमेंट समझा आपने। FW वेंट ने ओट कोलियोप्टाइल पर ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक ओट के एक प्लांट पर बीच में अगार ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, ऊपर लगा दिया, बीच में लगा दिया, कहीं भी लगाओ। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन सिंथेसाइज हुआ और ऑक्सीजन मूव कर करके अगार की प्लेट्स पर कलेक्ट होता गया। बाद में हमने डीकैप करके उसका कैप हटाकर अगार ब्लॉक निकाल लिया। उसके बाद दूसरा अगार ब्लॉक में क्या भरा हुआ है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन भरा हुआ है। उसे किसी भी प्लांट जिसका आपने कैप हटाया हुआ है, क्योंकि अगर कैप लगा दोगे तो ऑक्सीजन खुद ही सिंथेसाइज होने लगेगा,
तो वहाँ पर आप ये अगार ब्लॉक रख दो। अब सनलाइट नहीं देना है, फिर भी स्टेम मूव बेंड करेगा क्योंकि इस अगार ब्लॉक में क्या भरा हुआ है, ऑक्सिन, और ये ऑक्सिन पीछे डायरेक्शन में मूव करेगा, सेल बड़ी होंगी और भारी होकर ऐसे झुक जाएगा आपका शूट। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर किसने किया है ऑक्सिन, ऑक्सिन किसने डिस्कवर्ड किया, तो आप बोलोगे डार्विन, ठीक है, डार्विन ने डिस्कवर किया, ठीक है। आइसोलेट किसने किया, आइसोलेट किसने किया, ठीक है। देखो कभी भी हम ऑक्सिन को प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ केमिकल। सबसे पहले आइसोलेट हुआ है ऑक्सिन ह्यूमन, कोल एंड स्मिथ इसके वो हैं, ठीक है। ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले ऑक्सिन जैसा एक केमिकल आइसोलेट हुआ जिसे हम इंडोल एसिड कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगार ब्लॉक में किसने सबसे पहले आइसोलेट किया, अगार ब्लॉक में किसने आइसोलेट किया, तो आप बोलोगे FW वेंट ने, ठीक है। तो ये डिस्कवरी आई थिंक यू हैव क्लियर्ड। चलिए आइए देखते हैं। तो ऑक्सिन जो है सबसे पहला प्लांट हार्मोन है जो डिस्कवर किया। मैं स्लाइड्स आपको दिखाती हूँ, पर सबसे पहले मैं आपको ये NCERT दिखाती है। पहले स्लाइड, पहले NCERT के बारे में बात करें। डन हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई ना अभी तक। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी फ्रॉम योर NCERT। इसमें कोई ऐसी अलग चीज़ लिखी नहीं है, जो मैंने पढ़ाया वही लिखा है। तो एक बार देख लो क्या लिखा है। द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन के बारे में। इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच 5 मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, हैव, रेड लेती हूँ, ठीक है, हैव बीन एक्सीडेंटल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन की डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल है, जिसमें डार्विन क्या कर रहे थे, फोटोट्रॉफिज्म का स्टडी करने गए और गए तो ऑक्सिन को डिस्कवर करके आ गए। All these started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin when they observed that coleoptile of canary grass responded to the unilateral illumination by the growing towards the light source. This is called as phototrophism. It means to say that कि they were searching for the phototrophism। बच्चों कौन, डार्विन और उसका बेटा, ठीक है। After a series of experiment, it was concluded that the tip of coleoptile was site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile। क्या सीखा इसमें, ये बोल रहा है कि डार्विन ने ये कंक्लूड किया कि जो बेंडिंग है पूरे कोलियोप्टाइल की वो टिप की वजह से हो रही है। समझ में आई बात, क्योंकि टिप में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से पूरा कोलियोप्टाइल बेंड हो जा रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, हालांकि मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है, ऑक्सिन was also isolated by the FW vent from the tip of coleoptile of the oat seedling. Then who discovered the auxin? The Darwin. Who isolate the auxin from the plant? This is the FW vent. और पहली बार ऑक्सिन कहाँ से आइसोलेट हुआ? ह्यूमन यूरिन से। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके। नाउ डिस्कवरी के बाद अगर आपसे, अब मैं ये दिस इज द डिस्कवरी, अगर आप ये देखें तो यहाँ पर देखिए कि ऐसा टिप जो है, यहाँ से लाइट आ रही है, टिप ऐसे बेंड हो जा रही है, पर अगर टिप काट देंगे तो बेंड नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसमें अगर ब्लॉक जोड़ देंगे तो टिप फिर से बेंड होने लगेगा, कोलियोप्टाइल बेंड होने लगेगा। सीधी बात ये है, ठीक है। अब हम लोग बात करते, और एरो बता रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो टिप है, मतलब ऑक्सिन बन रहा है तो बेंड हुआ, टिप हटा दिया तो ऑक्सिन नहीं बना, जिसकी वजह से टिप बेंड नहीं हुआ। फिर एक अगार ब्लॉक जिसमें हमने ऑक्सिन को इकट्ठा करके रखा था उसको रख दिया तो टिप जो कोलियोप्टाइल है फिर से बेंड होने लगा। डन हो गई इतनी बात। अब आपको मेरी बात हमेशा ये समझनी है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ, हमने क्या सीख ली है बच्चों? हमने सीख ली है, ध्यान से देखिए, हमने क्या क्या सीख ली है? हमने सीख ली है डिस्कवरी, ठीक है। हमने क्या सीख लिया बच्चों? डिस्कवरी वी हैव डन, ठीक है। क्या क्या सीखा इसमें हमने कि हु डिस्कवर द ऑक्सिन? द चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन डिस्कवर द ऑक्सिन, ठीक है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी है ये, ठीक है। हु आइसोलेट द ऑक्सिन फ्रॉम द प्लांट? FW वेंट। फर्स्ट टाइम ऑक्सिन कहाँ से आइसोलेट हुआ? ह्यूमन यूरिन से, ठीक है। तो डिस्कवरी हम डन कर लिए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए साइट ऑफ सिंथेसिस बताइए, ठीक है, बताइए कि अगर ऑक्सिन की सिंथेसिस साइट पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? साइट ऑफ सिंथेसिस ऑक्सिन की क्या है? क्या बोलोगे आप? अगर मुझसे पूछा जाए कि साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है तो मैं बोलूँगी टिप ऑफ द शूट, यही बोलूँगी ना मैं बोलूँगी टिप ऑफ द शूट। ध्यान से देखिए, मैं बोलूँगी टिप ऑफ द शूट एंड रूट, यहीं से बनता है कि नहीं बनता है ना? टिप ऑफ द शूट एंड रूट, ठीक है। ये बात समझ गए, साइट ऑफ सिंथेसिस टिप से ही बनता है। डन।
डिस्कवरी हो गई, साइट ऑफ सिंथेसिस हो गई। नाउ अब हमको ये पता लगाना है कि कितना क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर द पर्टिकुलर रिस्पॉन्स और द ग्रोथ। ठीक है, अगर हमको ये पता लगाना है, भाई ऐसा थोड़ी कि इतना सारा ऑक्सीजन डाल दोगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगेगी, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्लांट की ग्रोथ करवाती है, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन करवाता क्या है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन का, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देती हूँ, नहीं तो पता चला कि आप लोग जो है तो कुछ और ही समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। हमें ये अगर जानना है कि ऑक्सीजन का रोल क्या है, ठीक है, और हमें ये जानना है व्हाट कंसंट्रेशन at what concentration it will effective, ठीक है, at what concentration it will effective, या किस कॉन्सेंट्रेशन पे ये पर्टिकुलर रोल करेगा। सपोज दैट कि अगर ऑक्सीजन का काम होता है ग्रोथ को करवाना, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का काम है एपिकल डोमिनेंस करना, ऊपर से ग्रोथ करवाना, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन हम ऑक्सीजन दें कि वो एपिकल डोमिनेंस या ऊपर से ग्रोथ जो है टिप से ग्रोथ करवाना प्लांट की शुरू करे, हमको पता होना चाहिए ये। तो कैसे करेंगे? देन वी विल डू, मेरे बच्चों, मेरे लाल, हम करेंगे कुछ टेस्ट। ठीक है भैया, हमको कुछ करना पड़ेगा टेस्ट। ऐसे थोड़ी पता लगा सकते हैं, जैसे मान लो कि तुमने कितना पढ़ा है तो उसके लिए तुमको क्या देने पड़ते हैं भैया? टेस्ट। समझ में आई बात? ऐसे थोड़ी दे रहे। मान लो आज मैंने बोला आए राम आज तो मैं 4 दिन से पूरी रात पढ़ रहा हूँ, क्या पता क्या रिजल्ट होगा, तो भैया उसके लिए तुम्हें पता लगाना पड़ेगा टेस्ट। टेस्ट में अच्छे नंबर आए मतलब तुमने अच्छी तरीके से पढ़ा था, नहीं आए तो नहीं पढ़ा था। तो तुमने कितने कॉन्सेंट्रेशन में कितना और तुम्हें पढ़ना चाहिए वो कहाँ से पता चलता है? वो हमें टेस्ट से पता चलता है। अगर नीट में हमको मान लो 550 नंबर लाने हैं, तो अगर मान लो मेरे 530 नंबर भी आए, इसका मतलब ये कि 20 नंबर के लिए मुझे और पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब उतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पढ़ाई मुझे करना पड़ेगा। तो मुझे कैसे पता चला कि मुझे उतना पढ़ना पड़ेगा? मुझे पता चला टेस्ट से। समझ में आई बात? जो टेस्ट होता है वो हमको ये बताता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन आपको देना है ताकि वो पर्टिकुलर फंक्शन प्लांट कर सके, और उसका रोल क्या है। ठीक है, फंक्शन रोल सब एक ही चीजें हैं। तो हमको पहले ये टेस्ट बताते हैं कि भैया पर्टिकुलर हार्मोन का रोल क्या है, और इस टेस्ट से हमको ये भी पता चलता है कि कितने कॉन्सेंट्रेशन में ये रोल होगा। डन हो गया। और इन टेस्ट को हम कहते हैं बच्चों बायो एसे। ठीक है, इन टेस्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? बायो एसे टेस्ट। ठीक है, हर हार्मोन के लिए बायो एसे टेस्ट अलग अलग होते हैं। समझ में आई बात? ऑक्सीजन के लिए जो बायो एसे टेस्ट करते हैं वो हम करते हैं अवीना कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट करते हैं? अवीना कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, अब ये अवीना कहाँ से आ गया मैडम? तुम लोगों को याद होगा कि एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ओट का जो है कोलियोप्टाइल लिया था, तो ओट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो अवीना ही होता है। समझ में? अवीना सटाइवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द अवीना सटाइवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, तो अवीना सटाइवम नाम का जो प्लांट होता है वो उसका बॉटनिकल नेम है ओट का। समझ में आ गई बात? तो अवीना कर्वेचर टेस्ट से हमको ये पता चलता है कि भैया हमको कितने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देना पड़ेगा जिससे पर्टिकुलर ग्रोथ या जो भी फंक्शन ऑक्सीजन करता है वो स्टार्ट हो सके। इसके लिए क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा, ध्यान समझना, अगर आपको याद होगा, मान लो सपोज दैट कि हमारे पास ये ओट का एक कोलियोप्टाइल है, यहाँ पर हमने अगार का एक ब्लॉक रखा जिसमें ऑक्सीजन था, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन अगार ब्लॉक रखा हुआ है। समझ रहे हो? थोड़ा छोटा लिख रही हूँ मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये क्या है भैया? ये ऑक्सीजन अगार ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है। अब इस ऑक्सीजन अगार ब्लॉक में कितना ऑक्सीजन होगा? अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो ये जो कोलियोप्टाइल है ये बेंड होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा? ये जो कोलियोप्टाइल है वो बेंड होने लगेगा। कम ऑक्सीजन होगा तो कोलियोप्टाइल बेंड नहीं होगा। तो ऑक्सीजन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर मान लो हम कोई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन डाल रहे हैं तो एटलीस्ट हमें पता है ना कि हम कितना ऑक्सीजन यहाँ पर भर रहे हैं। सपोज देखो, ध्यान समझना मेरी बात को। सपोज दैट कि हमको अवीना कर्वेचर टेस्ट करना है। अवीना कर्वेचर टेस्ट कैसे करेंगे? हमको पता है एफ.डब्ल्यू. वेंट का एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने शूट टिप जो है वो उड़ा दी किसकी? ओट की, और उस पर उन्होंने एक अगार ब्लॉक लगा दिया जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ था। अब हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिकली मेड ऑक्सीजन्स, तो हम उन ऑक्सीजन्स को उस अगार ब्लॉक में डाल सकते हैं। उस अगार ब्लॉक को कट ओट की टिप पे रखो।
अब हमको ये पता है ना कि हमने उस अगार ब्लॉक में कितना ऑक्सीजन डाला है, अगर ज़्यादा डाला होगा और एक्शन अच्छे से हो रहा है, मतलब इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे पर्टिकुलर बेंडिंग हो रही है, मतलब रोल ऑफ ऑक्सीजन बढ़िया तरीके से हो रहा है। अगर हमने ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगार ब्लॉक में कम दिया फिर भी बेंडिंग हो रही है, इसका मतलब ये कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे भी बेंड हो सकता है। अगर हमने बहुत ही कम दिया तो बेंडिंग नहीं हो रही है, मतलब हम ये बता सकते हैं कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे बेंडिंग नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर हम ये बता सकते हैं बायोएसे टेस्ट से कि किस कॉन्सेंट्रेशन पर जो है ऑक्सीजन इफेक्टिव है। ठीक है, हम इस कर्वेचर टेस्ट से ये भी बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का रोल क्या है। अगर अवीना कर्वेचर टेस्ट क्या है कि भैया जब तक आप अगार ब्लॉक कटी, आपको तो पता था ये कि कटी हुई टिप कभी भी बेंड नहीं करती, पर हमको ये समझ में आया ना कि अगर उस पर अगार ब्लॉक रख देंगे, अगर उसमें ऑक्सीजन हुआ तो भी बेंड कर सकती है। तो हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन का रोल जो है वो स्टेम को ग्रोथ करवाने में है। अगर ग्रोथ होती नहीं तो स्टेम भारी नहीं होता और झुकता नहीं। समझ में आ गई बात? तो हमें ये समझ में आया कि ऑक्सीजन का रोल ग्रोथ में है, और जितना आपने कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लॉक में भरा होगा तो हमें कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल जाएगी। ज्यादा भरोगे तो ज्यादा पता चलेगी भैया इतने कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्टिव है, कम भरोगे तो अपने को पता चल जाएगा इतने कॉन्सेंट्रेशन में भी इफेक्टिव है। बिल्कुल ही कम भरोगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब समझ जाएंगे कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे ऑक्सीजन जो है काम, अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का देंगे तो बेंडिंग नहीं होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे तो बेंडिंग हुई ही नहीं। तो कुल मिला के हमको बायोएसे टेस्ट से सारी चीजें पता चल जाती हैं कि पर्टिकुलर हार्मोन का रोल फंक्शन क्या है और किस कॉन्सेंट्रेशन पे वो पर्टिकुलर फंक्शन या रोल करता है। डन हो गया। हर जो हार्मोन होता है उसके लिए बायोएसे अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको मेरी बात याद रखनी है। समझ गए आप लोग? सो वी हैव लर्न द डिस्कवरी, वी हैव लर्न द साइट ऑफ सिंथेसिस, वी हैव लर्न द बायोएसे टेस्ट विच इज द अवीना कर्वेचर टेस्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है, समझ में आई बात? ये आपसे पूछा जा सकता है, फिर मुझे मत बोलना कि मैडम आपने बताया नहीं था। और आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पीशीज पे अवीना कर्वेचर टेस्ट करा जाता है, तो ओट सीडलिंग जो होता है उसकी कोलियोप्टाइल पे जो है ये टेस्ट किया जाता है, और ओट का साइंटिफिक नेम अवीना सटाइवम होता है। डन हो गया? नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, अब वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमको ये पता है कि ऑक्सीजन का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है? रूट एंड शूट टिप पे। समझ में आई बात? कहाँ पर होता है? रूट एंड शूट टिप पे होता है। समझ में आई बात? मेनली शूट टिप पे होता है, वैसे रूट टिप पे भी होता है। ओके, रूट एंड शूट टिप पे होता है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन बच्चों, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ केमिकल्स। यार समझ में आई बात? इट इज द ग्रुप ऑफ केमिकल, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ केमिकल होते हैं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। समझ में आई बात? ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है बच्चों? ये हमेशा याद रखना, एसिडिक। कैसा नेचर का हार्मोन है ये? एसिडिक नेचर का हार्मोन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन इन द नेचर। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। एक है नेचुरल ऑक्सीजन, ठीक है, वन इज नेचुरल ऑक्सीजन। ठीक है, और एक होता है सिंथेटिक ऑक्सीजन। ठीक है, एक होता है नेचुरल ऑक्सीजन और एक होता है सिंथेटिक ऑक्सीजन। डन हो गया। नेचुरल जो आपके क्या कहते हैं, प्लांट में मिलते हैं, जो प्लांट बनाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल ऑक्सीजन। जैसे कि IAA। ठीक है, IAA बेटा फुल फॉर्म मेरे लाल मेरे बच्चों, हरे पीले नीले गुलाबी, आपको याद रखना है क्योंकि फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, फिर मत कहियो कि मैंने बताया नहीं था। ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन कौन से होते हैं? IAA, इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड। ये इंडोल क्या है, ये कहानी क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ। इंडोल एसिटिक एसिड, इसका मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि एसिडिक नेचर का है। तो नेचुरली जो हार्मोन हमको ऑक्सीजन जिसको कहते हैं ऑक्सीजन निकाल रहा है वो क्या होते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड होते हैं। एक और होता है जिसे आप कहते हैं IBA विच इज द इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ये दोनों जो कंपाउंड होते हैं इन्हें हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, मेनली दिस। ठीक है, ये जो होता है मेनली नेचुरल ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। सिंथेटिक ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक ऑक्सीजन में हम आपके NCERT दो टाइप के एग्जाम्पल बताती है। वन इज द NAA, ठीक है, ओके, एंड सेकेंड इज द 2,4-D। ठीक है, वन इज द NAA एंड सेकेंड इज द 2,4-D। ठीक है, अब 2,4-D NA पहले का नाम है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, ओके, लिख देती हूं मैं। ठीक,
नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो दीज और भी हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत समझो। इवन मैं आपको बताऊं कि बायो ऐसे भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने तो तुम्हें एक अवीना कर्वेचर टेस्ट बताया, एक रूट इनिबिशन टेस्ट होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं बायो ऐसे के लिए, पर मोस्ट प्रोमिनेंट जो इससे क्वेश्चन आता है वो अवीना कर्वेचर टेस्ट ही है। वैसे ही वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स, बट मोस्ट कॉमन नेचुरल है IAA और दीज आर द कॉमन सिंथेटिक ऑक्सिन। हम चाहें तो ऐसा ही कंपाउंड, मिलता जुलता कंपाउंड अपने लैब में भी बना सकते हैं। तो अगर हमने लैब में बना लिया तो अच्छा है ना। जैसे मान लो कोई प्लांट अपने से ऑक्सीजन नहीं बना पा रहा है, उसकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं आ रही है, तो भाई वहाँ पे जाके स्प्रे कर दो। स्प्रे कर दोगे तो उसकी ग्रोथ होने लगेगी। तो अच्छा है ना कि हम नेचुरल से थोड़ी मुक्ति पा गए हैं। अगर कोई प्लांट ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो हम सिंथेटिकली लैब में भी बना सकते हैं और लैब में बनाकर उसकी ग्रोथ सही तरीके से करवा सकते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं। आगे अब हम बात करेंगे किसकी? रोल ऑफ ऑक्सिन की। किसकी बात करेंगे भैया मेरे? रोल ऑफ ऑक्सिन की। रोल ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। रोल ऑफ ऑक्सिन देखते हैं क्या है। देखो, रोल ऑफ ऑक्सिन में मैं आपको बहुत सारे रोल बताने वाली हूँ, ठीक है। एक एक करके हम बात करते हैं। रोल ऑफ ऑक्सिन में सबसे पहले ऑक्सिन का मोस्ट प्रोमिनेंट, फेवरेट, एक नंबर, शानदार, जबरदस्त जो रोल है वो पता है क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन से याद रखो एपिकल, ठीक है। अब ऐसे कैसे याद रखोगे मैडम, ये तो बहुत ही अलग हो गया। पर बेटा कुछ तो याद रखो यार, ठीक है। ऑक्सिन से याद रखो टिप, समझे। ये एपिकल बड डोमिनेंस शो करता है। मैं फंक्शंस बता रही हूँ, रोल ऑफ ऑक्सिन, फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। एपिकल बड डोमिनेंस शो करता है, समझ गए। ये क्या होता है मैम, ये बता दो जरा। एपिकल बड डोमिनेंस शो करता है, इसका मतलब समझे आप। कभी भी ध्यान समझना, आप लोगों, ये क्या करता है, मैं आप लोगों को डायग्राम छोटा सा एकदम नन्हा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ। सपोज दैट कि मेरे पास एक प्लांट है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सिन ऐसे ऊपर ऊपर ग्रोथ कराता जाएगा, ऐसे ऊपर ऊपर ग्रोथ बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सिन का काम क्या होता है कि सिर्फ टिप पर, ठीक है, एपेक्स, एपिकल का मतलब क्या होता है? एपेक्स, और एपेक्स का मतलब क्या होता है? टिप पर। समझ में आई बात? तो ये क्या करता है? ऑक्सिन हमेशा टिप पर ग्रोथ बढ़ाता जाता है, ठीक है। और पता तुमको, यहाँ पर जो ब्रांचिंग होगी ना, ऐसे ऐसे ये वाली जो ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग को इनिबिट कर देता है। बहुत ही पापी पुरुष है ये, ठीक है। ये ब्रांचिंग को थोड़ा मैं बड़ा लिखती हूँ, ठीक है। चलिए, ये ब्रांचिंग को क्या करता है बच्चों? ये ब्रांचिंग को इनिबिट कर देता है। समझ में आई बात? ये ब्रांचिंग को इनिबिट कर देता है। आई बात समझ में? तो आपका क्या करेगा? जैसे मेरे घर पे एक रोज का प्लांट लगा है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि उसमें फ्लावर नहीं आते, पता है क्यों? और वो ना ऐसे लंबा होता जा रहा है, ठीक है। बाद में मुझे ये समझ में आया कि अरे भैया ये तो ऑक्सिन का रोल है। ऑक्सिन क्या करता है? ऐसे टिप पर ग्रोथ करवाता जाएगा और ब्रांचिंग इनिबिट करता जाता है। समझ में आई बात? तो हम लोग क्या करते हैं कभी भी, अच्छा, एपिकल बड डोमिनेंस जो है ऑक्सिन का, हम लोग इसको और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ध्यान से समझना। अगर मान लो आपको हेज मेकिंग करनी है, समझो, इसका हम लोग और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? ध्यान से देखना। अगर मान लो हमको हेज मेकिंग करनी है, व्हाट इज़ द हेज, क्या होता है? कभी भी आप अगर गार्डन गए होंगे तो गार्डन में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे राउंड टाइप के, बॉल टाइप के प्लांट्स लगे रहते हैं, और हमेशा जो माली होता है वो ऊपर से ऐसे कुतरता जाता है, उसको ऐसे काटता जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि एपिकल बड डोमिनेंस जो है वो खत्म हो जाए और ब्रांचेस शुरू हो जाएं। समझ में आई बात? अगर माली उसकी छटाई ना करे, सोचो, अगर माली उसकी छटाई ना करे तो प्लांट ऐसे लंबा ग्रो होता जाएगा, नीचे की पत्तियां जो है ब्रांचेस बन ही नहीं पाएंगी, पत्तियां रहेंगी पर ब्रांच नहीं बन पाएगी। तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं? टिप को ऐसे काट के अलग करते जाते हैं ताकि नीचे से ब्रांच बन सके। और ये जो आपके वहाँ पर क्या कहते हैं, अपने पार्क में ऐसे आपको सुंदर गोल ऐसे लगता है टेबल रखी हुई है, उस पर बैठ जाए, इतने सुंदर जो प्लांट दिखते हैं, इट इज कॉल्ड एज हेज, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? टी प्लांटेशन में, समझना, इसका दूसरा रोल क्या है बच्चों? टी प्लांटेशन में। ध्यान समझना, टी प्लांटेशन में कैसे? मान लो
आप लोगों ने देखा होगा कि जो चाय की पत्तियां चुनती हैं वो ऊपर ऊपर की पत्तियां चुन लेती है। ऐसा समझा क्यों? क्योंकि जब ऊपर की पत्तियां निकालेंगी तो आपने ऊपर में ऑक्सिन को हटा दिया, तो अब क्या होगी, नीचे की लेटरल ब्रांचेस ग्रो होने लगेंगी। समझ में आई बात? ये समझे आप, पहला फंक्शन समझ में आया कि ऑक्सिन का प्रथम जो मुख्य रोल है वो क्या है, एपिकल बड डोमिनेंस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपको पढ़ाना भूल गई हूँ, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर अभी और बता देती हूँ, तो मेरे बच्चे उसको याद रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पहला फंक्शन समझ में आ गया ना आपको? पहला फंक्शन समझ में आ गया कि ऑक्सिन का रोल क्या होता है, एपिकल बड डोमिनेंस में होता है। ये ऊपर ऊपर प्लांट को ग्रोथ करवाता जाता है, नीचे ब्रांचिंग को इनहिबिट कर देता है। तो इफ यू वांट टू ग्रो द ब्रांच यू हैव टू कट द एपेक्स। डन? तो ऑक्सिन निकलेगा नहीं तो ब्रांच ग्रो हो जाएगी। ऑक्सिन तो निकलता रहेगा, पर यह है कि जितना निकलता जाएगा तो आप हटाते जाओगे तो ब्रांचेस ग्रो होने लगेंगे। ठीक है, एपिकल बड डोमिनेंस नहीं रहेगा। डन? अच्छा एक और चीज़ जो मुझे बतानी है बच्चों, जो कि मेरे दिमाग से निकल गई बट मुझे बताना है, ऑक्सिन का प्रिकर्सर, प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, प्रीकर्सर, ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या है, ध्यान से देखो। ऑक्सिन का प्रिकर्सर है, ध्यान से देखो, ऑक्सिन का प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। ठीक है, ऑक्सिन का प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। समझ में आई बात? ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन। डन? अगर मैं ऑक्सिन का फुल फॉर्म लिखूं, नेचुरल ऑक्सिन का फुल फॉर्म लिखूं, तो वो क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखो, क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड, दिस इज द नेचुरल ऑक्सिन। यही होता है नेचुरल ऑक्सिन, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, IAA। ठीक है, अब ट्रिप्टोफैन की अगर मैं बात करूं, ध्यान समझना, अगर मैं ट्रिप्टोफैन की बात करूं तो इस अमाइनो एसिड को अगर मैं बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी बताओ? अगर मैं इस अमाइनो एसिड को बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी इसको? चलो, इस अमाइनो एसिड को अगर मुझे बनाना है तो हाउ आई विल मेक लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अमाइनो एसिड में R ग्रुप होना चाहिए। अब ट्रिप्टोफैन, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, पढ़ चुके हैं हम लोग ये। अब इस R की जगह में मैंने क्या जोड़ देना है, मैंने जोड़ देना है एक रिंग। ठीक है, मैंने जोड़ देना है एक रिंग। दिस रिंग इज कॉल्ड एज इंडोल रिंग। समझना बात को, दिस रिंग इज कॉल्ड एज इंडोल रिंग। मैं बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इससे मतलब नहीं है। ठीक है, दिस रिंग इज कॉल्ड एज इंडोल, दिस रिंग इज कॉल्ड एज इंडोल रिंग। ठीक है, ये कौन सी रिंग है बच्चों? इंडोल रिंग है। समझ में आई बात? तो प्रीकर्सर, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इंडोल एसिटिक एसिड आपने IAA ऑक्सिन कैसे बनाया, तो मैंने ट्रिप्टोफैन की वजह से बनाया ऑक्सिन। ठीक है, किसकी वजह से बनाया? ट्रिप्टोफैन की वजह से बनाया ऑक्सिन। सो यू शुड रिमेंबर कि ट्रिप्टोफैन जो है इट इज द प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन। डन हो गया? इतनी बात क्लियर हो गई। डिस्कवरी सीख गए हम लोग, साइट ऑफ सिंथेसिस सीख गए हम लोग, हमने बायो एसे सीख गए, हम प्रिकर्सर सीख गए, हम पहला फंक्शन भी सीख गए। डन? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों को। दूसरा फंक्शन जो है, एक यहाँ पर आई थिंक इतना क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो हमने ये सीखा कि अगर हम चाहते हैं कि हम एपिकल बर्ड डोमिनेंस को तोड़ सकें तो हमें ये बर्ड जो है वो हटानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ब्रांचिंग जो है वो आ पाएगी और आप किसी भी प्लांट में हेज मेकिंग कर पाएंगे। समझ में आई बात? आप क्या बना पाएंगे? हेज बना पाएंगे। एपिकल डोमिनेंस समझ में आया? सो ऑक्सिन जो होता है वो टिप से ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रोल या फंक्शन में हम दूसरे फंक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्लियर हो गया, दूसरा फंक्शन ध्यान समझना। ठीक है, ध्यान समझना, एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है? दूसरा फंक्शन इज द रूटिंग इन द स्टेम कटिंग। रूटिंग इन द स्टेम कटिंग, इन स्टेम कटिंग। इसका मतलब क्या समझा आपने? कभी आपने रोज का प्लांट जड़ से उखाड़ कर लगाओगे नहीं तो भी चलेगा। आपको अगर मैं बोलूं कि रोज का प्लांट जड़ से मत उखाड़ो, जड़ से उखाड़ के लगाने की जरूरत नहीं, रोज प्लांट को ऐसे कैंची से कट कर लोगे और फिर उसको जाके जमीन में घुसा दोगे तो भी वो प्लांट लग जाता है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो मान लो कि मेरी मम्मी ने बोला कि भाई बाजू वाली आंटी के यहाँ से जरा चुरा तो लाना ही है, तो मैं एक रोज का प्लांट जो है ऐसे स्टेम कटिंग चुरा कर ले आई। ठीक है, ओके, ऐसे स्टेम कटिंग में चुरा कर ले आई। अब बेटा क्या होगा? दिस इज द स्टेम कटिंग। अब क्या होगा बच्चों? हम लोग क्या करेंगे कि इसे जमीन के नीचे ऐसा थोड़ा सा लगा देंगे। ठीक है,
ज़मीन के नीचे इस प्लांट को लगा दिया। अब मेरी मम्मी इंतज़ार करने लगी कि भैया प्लांट लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आपको भी पता है कि अगर रूट रेडिकल, ध्यान समझना, रूट रेडिकल के अलावा किसी और प्लांट से, किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट से आती तो उसे कौन सी रूट कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। तो भैया जो स्टेम से निकलेगी रूट को ब्राउन कलर से बनाती हूँ, बहुत दिनों से ब्राउन कलर मैंने यूज़ नहीं किया है ना, तो रूट निकाल दिया मैंने यहाँ से, समझो बात को। तो यहाँ पर रूट क्या ऐसी होगी, व्हाट काइंड ऑफ रूट इज दिस? दिस इज द एडवेंटिशियस रूट, इजंट इट? ये कौन सी रूट है मेरे बच्चों? दिस इज द एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट है? एडवेंटिशियस रूट है, समझे मेरी बात को? क्योंकि ये कहाँ से निकल रही है? दिस इज अराइजेस फ्रॉम द स्टेम। कहाँ से निकल रही है मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज अराइजेस फ्रॉम द स्टेम। समझ में आई बात? दिस इज अराइजेस फ्रॉम द स्टेम, ठीक है। इट इज नॉट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल। इफ द रूट इज अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल देन इट इज द ट्रू रूट ना। अब ये तो स्टेम से बाहर निकल रही है, अगर स्टेम से बाहर निकल रही है तो वो ट्रू रूट थोड़ी है। वो कौन सी रूट है? वो तो एडवेंटिशियस रूट है। पढ़ा हम लोगों ने, ये समझा हम लोगों ने। देखो एक चीज मैं तुम लोगों को यहाँ पर अभी समझाती हूँ। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एडवेंटिशियस रूट के बारे में डिस्कस कर दिया कि एडवेंटिशियस रूट वो रूट होती है जो रेडिकल से निकलती नहीं है। जो ट्रू रूट्स होती हैं वो रेडिकल से निकलती हैं। क्या होता है रेडिकल? आप रूट में पढ़ सकते हो, मेरे लेक्चर में पढ़े हुए। कहीं और से निकल रही है, लीफ से निकल रही है, स्टेम से निकल रही है, इंटरनोड से निकल रही है, तो दीज आर द एडवेंटिशियस रूट। अब आपने क्या समझा? मैंने ये समझा कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमको लिंक करके पढ़ना पड़ता है। समझ में आई बात? आप ऐसे ही रट्टाफिकेशन वाला चीज नहीं है। यू हैव टू मेक अ स्टोरी कि मम्मी को चाहिए था गुलाब का प्लांट, तो मैंने बजाय बाजू वाली आंटी में पूरा गुलाब का पेड़ उखाड़ने के बजाय मैंने उसकी एक स्टेम कटिंग ले आई और मैंने बोला कि मम्मी ये लगा लो। मम्मी को ये पता ही नहीं था कि ये प्लांट कैसे लगेगा। मम्मी को क्या मतलब है? मम्मी लोगों को मतलब है कि बढ़िया बड़ा फूल हो गया, अपने क्या मतलब, भाड़ में जाए दुनियादारी। पर अपने को ये पता होना चाहिए कि जो स्टेम कटिंग आप जमीन के नीचे लगा रहे हो, स्टेम से रूट थोड़ी कभी आती है यार, वो तो रेडिकल से आती है। पर भैया गुलाब के स्टेम से भी रूट आने लगी। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? जब हम स्टेम को कट करके लाए तो उसका टिप क्या निकाल रहा था? जब हमने उसको गाड़ा तो इसका टिप क्या निकाल रहा था? ऑक्सिन निकाल रहा था, ठीक है। इसका जो टिप था ये ऑक्सिन निकाल रहा था, और ऑक्सिन आपको पता है कि डाउनवर्ड मूव करता है। ऑक्सिन ने क्या करवा दी? रूटिंग करवाना शुरू कर दी। तो अगर आपकी स्टेम में रूट निकल रही है तो घबराइए मत, सोचिए मत, ठीक है। कुर्सियों की पेटियां बांध दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि टिप से सिंथेसाइज होकर पीछे से होता हुआ ये नीचे आ रहा है, क्योंकि ये भी तो एक टाइप की टिप है ना, काट दिया तो वो भी तो टिप ही हुई, ठीक है। और यहाँ से मेनली यहाँ मान लो, अभी आपको दिमाग में नहीं लगाना, आपको यहाँ से सिंथेसाइज हुआ और पीछे से यहाँ से आकर यहाँ इसको मिला तो रूटिंग शुरू हुई। सो ऑक्सिन प्रमोट्स द रूटिंग इन द स्टेम कटिंग, ठीक है। एंड रोज इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज व्हाट मेरे बच्चों? रोज, ठीक है। तो अगली बार जब कट करके लाना तो बताना मम्मी एक्चुअली क्या हो रहा है कि ऑक्सिन का रोल होगा ना तो रूटिंग हो जाएगी, तो घबराना मत कि इस टाइम से कैसे रूट आ गई, ठीक है। चलो अगला मैं बताती हूँ। देखो अगला जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन नंबर 3, विच इज इट प्रमोट एब्सेशन। इट प्रमोट एब्सेशन। अब आपको मेरी बात समझना है। अब यहाँ पर हम एक ऐसा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जिससे आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। जनरली लोग ये समझते हैं कि ऑक्सिन से एब्सेशन नहीं होता। देखो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे किसी भी हार्मोन का क्या रोल है, दिस इज कॉल्ड एज बायोएसे, एंड दिस इज द टेस्ट बाय विच वी कैन एस्टिमेट द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन, ठीक है। अब मान लो कि ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो क्या फंक्शन करता है? बायोएसे से पता चलेगा। ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या फंक्शन करता है? तो हमें बायोएसे से पता चलेगा। सो इट प्रमोट द एब्सेशन। पर क्या ये ट्रू है? अब हमको ये पता होना चाहिए कि किस चीज के एब्सेशन को प्रमोट करता है। इट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ व्हाट? इट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर लीव्स, समझो, ओल्डर लीव्स फ्रूट्स, ठीक है। समझ में आई बात? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एब्सेशन होता है, अच्छा ये एब्सेशन का मतलब बहुत सारे लोग ऑब्सेशन तो नहीं समझ रहे। एब्सेशन का मतलब होता है शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। समझ में आई बात? शेडिंग ऑफ लीफ एंड फ्रूट इज कॉल्ड एज एब्सेशन। अब ध्यान से समझना क्या हुआ। मैंने बोला आपको, सपोज दैट मेरे लाल अगर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, अगर ऑक्सिन ज्यादा है, समझे, अगर ऑक्सिन ज्यादा है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन जो है, हमको पता है ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो ये क्या करता है पता है आपको? ये प्रमोट करता है कि भैया लीफ गिरे नहीं,
ठीक है। अगर ऑक्सिन ज़्यादा है तो इनहिबिट द एब्सेशन, ठीक है, समझे, इट इनहिबिट द एब्सेशन। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, ज़्यादा है, तो इट इनहिबिट द एब्सेशन। कभी आप लोगों ने कच्चा फल, कच्ची पत्तियां मतलब हरी पत्तियों को ज़्यादातर गिरते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि जब फल कच्चा होता है या मैच्योर नहीं हुआ होता है तो उस जगह पर ऑक्सिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो गिरते नहीं हैं, एब्सेशन नहीं होता। पर जैसे जैसे लीफ बूढ़ी होती जाती हैं, जैसे जैसे फल पकता जाता है, वैसे वैसे ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन गिरता जाता है। जैसे जैसे ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन गिरेगा वैसे वैसे स्टेम पे लगे ये पत्तियां भी शेड आउट हो जाएंगी। समझ में आई बात? स्टेम पे लगे फ्रूट भी एब्सेशन से बाहर नीचे गिर जाएंगे, सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी। तो क्या समझा आपने? इट प्रमोट द एब्सेशन, बट व्हाट, किसका? ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स का। ठीक है, तो ऑक्सिन की वजह से जो यंग पत्तियां, यंग फ्रूट होते हैं वो स्टेम पे लगे रहते हैं, और ऑक्सिन के कॉन्सेंट्रेशन की ही वजह से ये पत्तियां जब वो बूढ़ी हो जाती है तो गिर जाती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि पकने के बावजूद फल लगा है और 10-10 दिन तक लगा, गिर ही नहीं रहा है। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर अभी भी ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। एब्सेशन एग्जैक्टली है क्या, वो मैं आपको एब्सेसिक एसिड में, जब मैं आपको ग्रोथ इनहिबिटर ABA पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी को भी झड़ना होता है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक लीफ लगी हुई है, तो ये लीफ और स्टेम के बीच में ऐसे एक लेयर बन जाती है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज, ध्यान समझना, ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एब्सेशन लेयर। ठीक है, यहाँ इसे आप क्या कहते हैं? एब्सेशन लेयर कहते हैं। और एब्सेशन लेयर जो होती है, अब कांटेक्ट ही छूट गया स्टेम से, तो आपकी लीफ नीचे गिर जाती है। डन हो गए, इतनी बात समझ में आ गई। सो वी नाउ यू आर क्लियर विद द थर्ड फंक्शन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये आपको क्लियर हो गया, थर्ड रोल क्लियर हो गया कि ये जो है तो जो बूढ़ी हो गई पत्तियां, फल होते हैं, उन्हें झड़वाने में कम करता है। दूसरा रोल क्लियर हो गया कि ये स्टेम कटिंग में रोल हेल्प करता है। एक्चुअली स्टेम कटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा किस में हेल्प करता है, मतलब किस में यूज़ में आता है? वो आता है हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, जब हमको बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट उगाने हैं तो हॉर्टिकल्चर में स्टेम कटिंग का इस्तेमाल हम करते हैं। और जितने भी स्टेम काट काट के और ज़्यादा लगाओ, और ज़्यादा फ्लावर वगैरह उगाओ, तो हॉर्टिकल्चर में ऑक्सिन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, डन। आगे बढ़े हम लोग। नाउ नेक्स्ट रोल विच इज़ द फोर्थ रोल ऑफ द ऑक्सिन, ठीक है, विच इज़ द पार्थेनोकार्पी। ठीक है, इट इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी, ध्यान समझिएगा, इंड्यूसेस द पार्थेनोकार्पी। ठीक है, क्या इंड्यूस करता है? पार्थेनोकार्पी। ठीक है, नाउ ये शायद मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया है। ठीक है, एक ओवरी ऐसी है जो, देखो नॉर्मली क्या होता है कि भैया दोनों जो है एक संतान को पैदा करने के लिए पिताजी और माताजी दोनों का होना ज़रूरत है। एक पोलन ट्यूब होता है, ठीक है, पोलन ट्यूब, पोलन जर्मिनेट करती है और उसके बाद पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरी जो है वो नेचुरली ऑक्सिन का लेवल बढ़ा देती है। ठीक है, ऑक्सिन क्या हो जाती है? बढ़ा देती है। समझ में आई बात? अब क्या होता है, पहले पार्थेनोकार्पी समझो क्या होता है। अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात? अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। समझ में आई बात इतनी? क्या बोला मैंने? अब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पर फ्रूट कैसे बनता है? जब यहाँ पर क्या होता है, समझो बात को, ये पोलन ग्रेन हो गया, ये एग हो गया, दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ। जब फ्यूजन हुआ तो अंदर सीड बना, दिस इज कॉल्ड एज सीड। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड, पढ़ा हम लोगों ने। और फिर ये जो ओवरी है ये प्रेग्नेंट हो जाती है, ये फूल जाती है, और सोलन ओवरी को हम लोग क्या कह रहे थे बच्चों? जो मोटी हुई ओवरी थी उसको हम लोग क्या कहते थे? सोलन ओवरी को हम कह रहे थे फ्रूट। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, जो मोटी हुई ओवरी है उसको हम क्या कह रहे हैं? फ्रूट कह रहे हैं। पर ऐसा फ्रूट कैसे बना भैया? जो ओवरी होती है ना, जब पोलन ग्रेन आता है तो जो ओवरी की दीवारें होती है, जो ओवरी होती है, वो नेचुरली ऑक्सिन को सिंथेसाइज करना, रिलीज करना शुरू करती है, जिसकी वजह से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। पर होता क्या है, एक ऐसी ओवरी है जो मरी जा रही है प्रेग्नेंट होने के लिए, पर मेल नहीं है उसके पास। तो हम लोग क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, ओवरी को ध्यान से समझना,
इस ओवरी को भैया ऐसा है, ठीक है, ये जितने भी प्लांट की ओवरीज हैं, ठीक है, फ्रूट जो आपका ओवरी लगी हुई है फ्लावर में, उस ओवरी को एक इंजेक्शन लगा दो ऑक्सिन का, ठीक है, किसका इंजेक्शन लगा दो, ऑक्सिन का, बिकॉज वी हैव सिंथेटिकली प्रोड्यूसेस ऑक्सिन लाइक NAA2,4-D, तो हम लोग क्या कर लो, एक इंजेक्शन लगा दो, तो ये ओवरी जो है ऑटोमेटिकली बिना फर्टिलाइज किए ही सॉलन हो जाएगी और क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी। समझ में आई बात? क्या करना है कि आपको फ्लावर की जो ओवरी वाली पोजीशन है उसमें ऑक्सिन का छिड़काव कर देना है, इंजेक्ट कर दो ऑक्सिन, ऑक्सिन पहुंचेगा तो इसको, इस ओवरी को ऐसा लगेगा हाय मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया है, और इसको लगेगा शी फील्स कि प्रेग्नेंट है और अपने आप की वॉल फुला लेगी, ये तो कहानी है, पर जैसे ऑक्सिन पहुंचेगा ये अपने आप की जो वॉल है इसको मोटे करने लगेगी और फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगी। दिस इज द पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोकार्पी इज इंड्यूसेस बाय द ऑक्सिन, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करना चाहिए? पार्थेनोकार्पी जैसे कि मान लो कि बनाना हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है, ग्रेप्स हो गए, अगर इसमें बहुत ज़्यादा सीड रहेंगे तो आपको खाने में प्रॉब्लम होगी। ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं ये जूस वालों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अब जूस बनाओगे बीच बीच में सीड आएगा तो जूस बनाने में दिक्कत होगी, जूस का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। अब तुम कोई चीज़ खा रहे हो, सीड आए, अब अपन लोगों को घर पे तो फ्री रहता है, अपन सीड निकालने में कोई दिक्कत नहीं, सीड दे देना निकालते जाते हैं। पर अगर हम कहीं गए हैं जहाँ जूस वूस पीना है, वहाँ पे ज़्यादा सीड वाला ला लेंगे वो, तो जूस निकालने में आधा घंटे सीड निकालते रह जाएंगे वो, तब तक तो अपन खिसक लेंगे, दूसरे जूस वाले के यहाँ चले जाएंगे। तो पार्थेनोकार्पिक में हमेशा सीडलेस फ्रूट बनता है। आपको समझाया कि मैंने ऐसा क्यों होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बस ओवरी की दीवारों पर अपन ने इंजेक्शन लगा दिया और वहाँ से सॉलन हो गई ओवरी और पक गई ओवरी, उसको अपन ने खा लिया जूस बना के। तो बहुत सारे, जैसे पपाया में कई बार सीड नहीं दिखाई देता, केला, ग्रेप्स, ये सब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बन सकते हैं, ठीक है। पर बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जिनको हम चाहकर भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नहीं बना सकते, क्योंकि उनका सीड ही हम खाते हैं, जैसे कि अनार। समझ में आ गई बात? सो ये फोर्थ रोल क्लियर हो गया आप लोगों को। मैं ना हो, ठीक है, फोर्थ रोल यू हैव डन विद द फोर्थ रोल। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला रोल हम लोगों ने क्या सीखा कि ऑक्सिन की वजह से एपिकल बड डोमिनेंस होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है उसकी ब्रांचेस अच्छी आए तो उसको एपिकली उसको ऊपर से काट दो, जिससे बुशेस ग्रो हो, जिससे हेजेस बने, टी प्लांटेशन, ये सब में काम आता है ये। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि इट इंड्यूसेस द एब्सेशन, यही पढ़ा हम लोगों ने, नहीं सेकंड क्या पढ़ा हम लोगों ने? हाँ, इट इंड्यूसेस द रूटिंग इन द स्टेम कटिंग, ठीक है। तो स्टेम को काट के पूरा प्लांट उखाड़ने की जरूरत नहीं। अगर हम किसी प्लांट का जिसमें रूटिंग होती है स्टेम में तो उसका स्टेम काट के भी जमीन पे लगा सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि इट इंड्यूसेस द एब्सेशन, पर किसका एब्सेशन करता है ये? जो बूढ़े हो गए हैं पत्तियां और फ्लावर। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इट इंड्यूसेस द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन, अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यू हैव टू छिड़को द ऑक्सिन इनटू द फ्लावर ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप, दे विल प्रोड्यूसेस द फ्रूट, ठीक है। बट कैसा फ्रूट? सीडलेस फ्रूट। नाउ पांचवा फंक्शन मैं यहीं पर बता देती हूं आपको। इंड्यूसेस द, ध्यान से देखना, इंड्यूसेस द फ्रूट फॉर्मेशन इन पाइनएप्पल। देखो ये ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर मुझे मत बोलिए कि मैडम बताया नहीं, ये वाला पढ़ के नहीं आए थे, क्या करें, ऐसे मत करना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, देखो पाइनएप्पल की कहानी अलग है। आप लोगों को मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया था कि पाइनएप्पल क्या है, वो आपको मॉर्फोलॉजी में पता चलेगा कि एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ छोटे छोटे वो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जो एक कंपोजिट फ्रूट बनाते हैं। मतलब वो एक फ्रूट नहीं है, वो कंपोजिट फ्रूट होते हैं, बहुत सारे फ्रूट मिलकर एक फ्रूट बनाते हैं, पढ़ना उसके बारे में, ठीक है। तो पाइनएप्पल एक कंपोजिट फ्रूट होता है, पर सिर्फ ऑक्सिन ही नहीं, इसके साथ इथिलीन भी, याद रखना, इथाइलिन और ऑक्सिन ये दोनों हार्मोन्स मिलकर पाइनएप्पल का फ्रूट बनाते हैं। समझ में आ गई? 5 नंबर तक हो गए, 2-3 और फंक्शन है वो देखते हैं। आइए अब देखो अगला फंक्शन, देखो क्या है, देखो देखो देखो, ऑक्सिन एक्ट एज अ वीडीसाइड, ठीक है। बताओ, ऑक्सिन एक्ट एज अ वीडीसाइड, ये कौन सा फंक्शन है? 6वां नंबर फंक्शन हम लोग कर रहे हैं। ऑक्सिन एक्ट एज अ वीडीसाइड, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। ऑक्सिन एक्ट एज अ वीडीसाइड कैसे करेगा, ध्यान समझो। ऑक्सिन किसके लिए वीडीसाइड होता है, समझो। ऑक्सिन किल्स द, ठीक है, वीडीसाइड मतलब वीड को क्लियर करेगा। अब इसके लिए वीड कौन है? इट किल्स द डाइकॉट, किल्स द डाइकॉट, ध्यान से समझना है।
अब समझो, सपोज दैट, ध्यान समझना, अगर किसी को, ठीक, कोई मैंने एक डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि अगर मैंने कोई एक लॉन है मेरा, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इस लॉन में ऐसे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ग्रास उगे, ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं ऐसा, ठीक है। एक पापी डाइकॉट यहाँ पर उगना शुरू हो गया, ठीक है, एक पापी डाइकॉट उगना शुरू हो गया यहाँ पे। घबराना नहीं है, ऐसे बहुत सारे डाइकॉट इस लॉन में उगे, ठीक है। भाई मैंने अमेरिका से घास मंगवाई थी, ठीक है, और मैंने बोला कि भैया मुझे ऐसा ग्रास का लॉन चाहिए है, ठीक, ऐसे सुंदर ग्रास का लॉन चाहिए है, पर ऐसा हो नहीं पाया, मेरे जो है मेरे क्या कहते हैं अरमानों पे पानी फिर गया, ठीक। अब मैं जब दूर से लॉन को देख रही थी तो मुझे बहुत ही भद्दा दिख रहा था वो, क्योंकि मैंने जो अमेरिका से मंगाई ग्रास वो ऐसे लॉन जैसी दिखनी चाहिए थी भैया, पर वो दिख कैसी रही है, ऐसे पापी पुरुष दिख रही है, ऐसे गंदी सी ऊपर से। ये जो उग रहे हैं दिस इज द डाइकॉट, ये क्या है, सारे डाइकॉट हैं, ठीक है, ये क्या है, डाइकॉट। और घास कैसी होती है मेरे लाल, मोनोकॉट होती है। भैया एक सुरेश नाम का प्राणी मेरे पास आया, ठीक है, उसने बोला कि ऐसा है भाई रमेश, ऐसा है भाई रमेश, मेरे घर पे तो लॉन लगी हुई है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पेड़ नहीं उग रहा है। तो इसने पूछा कि तूने क्या किया ऐसा, बता जरा मुझे क्या किया तूने ऐसा। तो इसने इसको ये बताया कि भाई तू ऑक्सिन, वो भी कौन सा, 2,4-D का छिड़काव करो इस पे। तो भैया ये आए, ठीक है, इनने क्या किया, इनने 2,4-D का छिड़काव करना शुरू किया, ठीक है, पूरे 2,4-D का छिड़काव पूरे लॉन के ऊपर करवा दिया, ठीक है, जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। जब पूरे 2,4-D का छिड़काव हुआ तो कुछ दिनों बाद सुरेश भी खुश हो गया, सुरेश रमेश की तरह खुश हो गया, क्योंकि अब सुरेश के लॉन में किसी भी प्रकार का कोई डाइकॉट नहीं था जो यहाँ पर एक वीड की तरह बिहेव कर रहा था। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सिन एक्ट एज अ वीडी साइट। समझ में आई बात। ऑक्सिन ने किसकी तरह बिहेव किया बच्चों, वीडी साइट की तरह बिहेव किया। समझे। तो अब रमेश भी खुश और सुरेश भी खुश, ये याद रखना तुम लोग, ठीक है। नाउ इसके साथ ही मैं आपको अगली जो चीज़ बताने वाली हूँ वो ध्यान से देखना, थोड़े से पेजेस और ऐड कर लूँ, है ना, क्योंकि मुझे और पढ़ाना है अभी। अब देखना, इसका एक और चीज़ बताती हूँ, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, है पढ़ा है आप लोगों ने, है। वियतनाम में एक वॉर हुआ, समझना बात को, ठीक है। एक वॉर हुआ जिसमें क्या हुआ कि बहुत सारे डाइकॉट प्लांट लगे थे बड़े बड़े, तो नीचे जो उनके दुश्मन थे वो सारे छुप जाते थे। तो वियतनाम वालों ने क्या किया, वियतनाम वालों ने ऊपर से ऑक्सिन का छिड़काव करवा दिया, सारे डाइकॉट प्लांट मर गए, सैनिक आसानी से दिखने लगे, और इसीलिए हम उसको क्या, इसीलिए और वहाँ के जितने भी उनके दुश्मन सैनिक थे वो सारे मर गए। समझ में आई बात, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन। इसीलिए हम ऑक्सिन को क्या कहते हैं, एजेंट ऑरेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑक्सिन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, ऑक्सिन का दूसरा नाम है एजेंट ऑरेंज, ठीक है। एजेंट ऑरेंज जो है, एजेंट ऑरेंज कहते हैं इसको, ये ऑरेंज डाइकॉट प्लांट को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया, एजेंट ऑरेंज कहते हैं इसको। देखो क्या लिखा मैंने स्पेलिंग, कभी कभी मैं लिखते लिखते खुद ही भूल जाती हूँ, ठीक है। आप सही, इसको एजेंट ऑरेंज कहते हैं। कब यूज किया, यूज इन वियतनाम यूएस वॉर, ठीक है। इसमें किसका छिड़काव किया गया, ऑक्सिन का छिड़काव किया गया। जितने भी डाइकॉट प्लांट थे वो सारे मर गए, तो जितने सैनिक छुपे थे वो मिल गए, तो उनको पटक पटक के मारा। समझ गए। लास्ट फंक्शन हम ऑक्सिन का देख रहे हैं बच्चों, लास्ट फंक्शन आ जाओ देखते हैं। लास्ट फंक्शन, इट initiate the cell division, it initiate the cell division, ठीक है, सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है, और क्या करता है, एंड जाइलम डिफरेंशिएशन, इंक्रीज जाइलम डिफरेंशिएशन। समझना बात को क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, जाइलम डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात। तो ये क्या करता है, ये करता है भैया सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। देखो
अब हमको तो ये पता है कि भैया रूट टिप एंड शूट टिप पे तो ये डिवाइड कर ही रहा है, यहाँ पर ये पाया ही जा रहा है, तो इससे लेंथ तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती ही रहेगी। पर अब आपको भी पता है कि अगर आपको लेंथ बढ़ानी है तो आपको यहाँ पर जाइलम चाहिए है। समझ में आई बात? ठीक है। पर अगर आपको पता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, समझ में आई बात, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है, बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है बच्चों, केम्बियम। समझना बात को, ध्यान से देखो जरा मैं क्या बोल रही हूँ। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, केम्बियम। ये पढ़ाया है मैंने आपको। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, केम्बियम पाया जाता है स्टेम में। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस केम्बियम की एक्टिविटी अच्छी हो, आप चाहते हैं कि इस केम्बियम की एक्टिविटी बेहतरीन हो, इंक्रीज हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिन छिड़काव करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, देखो प्लांट की लेंथ बढ़ाने के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो शूट टिप से निकल रहा है। प्लांट की मोटाई बढ़ाने के लिए भी ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जो ऑक्सिन बनता है वो केम्बियम पे जाकर केम्बियल एक्टिविटी को बढ़ा देता है जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है। ठीक है। अगर आपका प्लांट डायमीटर में नहीं बढ़ रहा है तो हम उस पर जो है सिंथेटिकली जो हमारे पास सिंथेसाइज्ड ऑक्सिन है उसका छिड़काव करते हैं जिससे आपका स्टेम मोटा होने लगता है। मेरी बात समझ गए आप लोग? क्या बोला मैंने आपको कि ये सेल डिवीजन करवाता है जो कि हमने देखा कि लंबाई बढ़ाने में, और जाइलम डिफरेंशिएशन मतलब मोटाई बढ़ाने में भी काम करता है। ना बच्चों, अब हम एक बार समराइज कर सकते हैं ऑक्सिन के रोल को। चलो देखते हैं। अगर मैं ऑक्सिन के रोल को समराइज करूं, ठीक है, मुझे ऑक्सिन के रोल को समराइज करना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहला फंक्शन कौन सा लिखूंगी, बोलो जल्दी से, एपिकल बड डोमिनेंस। ठीक है, क्या लिखती हूं मैं, एपिकल बड डोमिनेंस। पढ़ा हम लोगों ने, पहला फंक्शन हमने ये पढ़ा, एपिकल बड डोमिनेंस। डन। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसका इस्तेमाल, हम इसको काट दे तो क्या बनता है, हेज मेकिंग। यहाँ पे लिखते भी जा रही हूँ मैं, हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन। ठीक है, यहाँ पे हेज और टी लिख देती हूँ। डन। दूसरा फंक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा, बताइए मुझे, दूसरा फंक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा रूटिंग इन स्टेम कटिंग। रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ये पढ़ा हम लोगों ने दूसरा फंक्शन। और इसका इस्तेमाल हम लोगों ने रोज़ या फ्लावरिंग प्लांट को उगाने के लिए कर रहे थे, और इसका जो है हमने इस्तेमाल कहाँ किया, हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, ये पढ़ा हम लोगों ने। तीसरा फंक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्थेनोकार्पी पढ़ा। ठीक है, पार्थेनोकार्पी पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने फ्रूट बनाया विदाउट फर्टिलाइजेशन के। और इसमें हम कौन कौन से फ्रूट बना सकते हैं बच्चों, बनाना, ठीक है, ग्रेप्स, ओके, पपाया, बहुत सारे और। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इट एक्ट एज अ वीडीसाइड। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वीडीसाइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4। आगे बढ़ें। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, और एक और कौन सा था, एक तो जाइलम डिफरेंशिएशन था जो कि मैंने आपको बताया। ओके ओके, अच्छा, ये क्या करता है, पाइनएप्पल फ्रूटिंग में काम करता है, पाइनएप्पल फ्रूट फॉर्मेशन में, फ्रूट फॉर्मेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा एक फंक्शन। डन। वीडीसाइड में कौन से किसको किल करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इट इनिबिट द ठीक है, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ डाइकॉट, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ डाइकॉट। डन, डन हो गया। ठीक, ये समझ गए, 1 2 3 4 5। अभी 2 और बाकी, कौन से हैं वो, अरे जाइलम डिफरेंशिएशन भी लिख के देती हूँ यहाँ पर। इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन, डन, ये हो गया। और क्या था, एक फंक्शन और क्या रह गया, अब देखते हैं। ऑक्सिन एक्स वीडीसाइड, ये भी लिख दिया मैंने, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। ओके ओके ओके, लास्ट फंक्शन जो हमको लिखना है, इट प्रमोट्स द एब्सेशन। ठीक है, इट प्रमोट्स द एब्सेशन, ये लिख देती हूं मैं, प्रमोट्स द एब्सेशन। पर किसका एब्सेशन करेगा बच्चों, किसका एब्सेशन करेगा बताओ, ओल्डर लीव्स, ओल्डर पार्ट का। डन। सो हाउ मेनी फंक्शन वी हैव लर्न अबाउट द ऑक्सिन बच्चों, कितने फंक्शन पढ़ लिए, 1 2 3 4
5 6 7 डन हो गया। ठीक है, आप लोगों को वीडी साइड में एक और नाम याद रखना है विच इज द एजेंट ऑरेंज, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसा क्यों लिख के बताया है बच्चों, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन के लिए, नीट के लिए भयंकर इंपॉर्टेंट चीज है ये, भयंकर भयंकर भयंकर, कितने स्टार लगा दूं। ठीक है, मतलब नीट एग्जामिनेशन में ऑक्सीजन से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो मुश्किल है। डन हो गई इतनी बात। सो वी आर डन विद द ऑक्सीजन। नाउ अब हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। चलो आ जाओ देख लेते हैं थ्योरी एक बार। वी आर डन विद द ऑक्सीजन बच्चों, वी आर डन। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी क्या कहती है। इसकी थ्योरी आ जाइए देखिए। चलो आ जाओ देखो। ऑक्सीजन कैसा है, एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ऑक्सीजन एक ऐसा ग्रीक वर्ड है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, टू ग्रो। समझो बात को, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ग्रो। डिस्कवरी, ये फर्स्ट हार्मोन, देखो वैसे तो फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इज डिफरेंट, ठीक है, वो डिफरेंट हार्मोन है, पर प्लांट में सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर किया गया है वो ऑक्सीजन ही है। ठीक है, आफ्टर सीरीज, रेड कलर चुनती हूँ, आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट scientists concluded that the sensation picked up by the coleoptile tip is transmitted to the subapical part which bend towards the direction of light. सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने कौन कौन से किए, FW वेंट और डार्विन का एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों को ये पता चला कि, ध्यान से समझना, अगर ऑक्सीजन, ध्यान समझना क्या बोल रहे हैं, अगर ऑक्सीजन यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है तो वो सब एपिकल पार्ट में जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर टिप में ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है तो किस डायरेक्शन में जाता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वो सन के डायरेक्शन में कभी नहीं जाता, वो हमेशा पीछे के डायरेक्शन में जाता है। मेरी बात समझी क्या बोले मैंने बोला कि वो हमेशा पीछे के डायरेक्शन में जाता है और स्टेम की जो बेंड यहाँ भारी हो जाएगा तो स्टेम इधर की ओर झुक जाएगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? सो यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दिस थिंग कि हमेशा सब एपिकल पार्ट में ही, सब एपिकल मतलब एपेक्स के पीछे की ओर पार्ट में ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से जो है आइसोलेट किया गया था। ह्यूमन यूरिन में ऐसा कंपाउंड मिला जो कि ऑक्सीजन के जैसा ही स्ट्रक्चरली था। ठीक है, और ऑल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम द कोलियोप्टाइल ऑफ टिप, किसने किया था इसको? FW वेंट ने। ये हमको पता होना चाहिए, FW वेंट ने इसे आइसोलेट किया था। ठीक है, अगर आप देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन विच इज द प्रिकर्सर ऑफ व्हाट? प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये इंडोल रिंग होती है जो कि ट्रिप्टोफैन में पाई जाती है और इसी का डेरिवेटिव है आपका ऑक्सीजन हार्मोन। कहाँ पर पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ सिंथेसाइज होता है, एरिया ऑफ सिंथेसिस, तो आप बोलेंगे एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ठीक है, और वहाँ से सिंथेसाइज होकर जहाँ पर भी से वर्क करना है, केम्बियम पर, जाइलम पर, लीव्स में, फ्रूट्स में, वहाँ ये चला जाता है। आगे बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सब मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ, मैं बस आपको रिविजन करा रही हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन जो कि प्लांट खुद प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चर, देखो इंडोल रिंग, 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। डन। आगे बढ़े हम लोग। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से होते हैं? ये आर्टिफिशियली हम इसको इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, कंपनीज में बनाते हैं, जैसे कि 2,4-D विच इज द 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, और फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और 2,4,5-T इट इज द ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, पर हमको एनसीईआरटी में 2 ही दिए हैं विच इज द NaA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। All these oxygens have been extensively used in agriculture and horticulture. Agriculture and horticulture अच्छे flowering plant, अच्छी crops उगाने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल extensively किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये functions हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन एब्सेशन को इनिबिट करता है, पर ऑक्सीजन का अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो वो एब्सेशन को प्रमोट भी करने लगता है। तो एब्सेशन को इनिबिट किसके करता है? यंगर लीव्स और यंगर फ्लावर्स को, और प्रमोट किसको करता है? ओल्डर लीव्स और ओल्डर फ्लावर को। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का कंटेंट गिर जाए तो एक एब्सेशन लेयर फॉर्म हो जाती है किसके बीच में? ऑर्गन और स्टेम के, जिसकी वजह से एब्सेशन हो जाता है। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ एपिकल बड, फिनोमिना इन विच प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड डज नॉट अलाउ टू ग्रो द नियर बाय और एक्सिलरी बड। ये मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर ऊपर ग्रो करते जाओगे वो अलाउ नहीं करेगा कि साइड साइड वाले ग्रो करें, तो इसलिए हमको ऊपर का काटना पड़ता है ताकि साइड वाले ग्रो कर सके। एग्जाम्पल हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन आफ्टर द कटिंग ऑफ एपिकल बड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन इज द अनदर एग्जाम्पल एंड फंक्शन ऑफ द
ऑक्सिन, इसकी वजह से जो एपिकल बड होती है वो अलाउ नहीं होती। एक सेकेंड, सेल डिवीजन, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन ना, जाइलम डिफरेंशिएशन, रुको 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 रुको, हाँ यहाँ पर सेल डिवीजन, यहाँ पर वही वाला पॉइंट जो है वो रिपीट हो गया है, पर लेट इट बी, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि जो एपिकल टिप होता है, ठीक है, ये सेम पॉइंट रिपीट हो गया, बट लेट इट बी, इसको छोड़ देना, ठीक है। मैंने पहले ही पढ़ाया कि जो एपिकल बड होती है उस पे सेल डिवीजन का फिनोमिना किसकी वजह से, ऑक्सिन की वजह से। रूट के टिप पर डिवीजन किसकी वजह से, ऑक्सिन की वजह से। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में स्टेम में होता है केम्बियम, केम्बियम जो है वो डिवाइड कर करके उसको मोटा बनाता है, तो किसकी वजह से, ऑक्सिन। सो मोर ऑक्सिन इन द स्टेम विल बी मोटा, लेस ऑक्सिन इन द स्टेम विल बी पतला एंड सुखट्टा। तो हमको क्या करना है कि ऑक्सिन का छिड़काव करो जिससे स्टेम हमेशा मोटा होता रहे। आगे बढ़े, यूज क्या कर सकते हैं, रूटिंग, किसमें स्टिमुलेट द रूटिंग, वेयर द रूटिंग, कहाँ रूटिंग बताओ मुझे, कहाँ रूटिंग बताना होगा आपको, स्टेम कटिंग में। रूटिंग कहाँ करता है, स्टेम कटिंग में। और कौन सा ऑक्सिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमको चाहिए है, अगर मान लो हमने रोज़ के प्लांट लगा दिए हैं और हम चाहते हैं कि रूटिंग बढ़िया तरीके से हो, तो कौन सा ऑक्सिन छिड़को आप इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, 3 ब्यूटारिक एसिटिक एसिड और एनेप्थिलीन एसिटिक एसिड, ठीक है ना। फ्लावरिंग भी बहुत सारे में करता है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ Na2,4-D स्प्रेड इंक्लूड द फ्लावरिंग, ठीक है, तो फ्लावरिंग भी करता है। आप ये वाले छिड़को तो फ्लावरिंग भी होगी। आगे बढ़े, पार्थेनोकार्पी, मैंने बताया कि अगर आप IAA और IB का सोल्यूशन छिड़कते हो तो बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन जाता है, ठीक है। वीडीसाइड, मैंने इस वाली स्लाइड में आपको ये बताया है कि आप जो भी फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया है तो उस फंक्शन में आप कौन सा ऑक्सिन यूज करोगे। अगर आपको स्टेम में रूटिंग करवानी है तो NAIBA यूज करो, फ्लावरिंग करानी है तो Na2,4-D यूज करो, पार्थेनोकार्पी करानी तो IAA IBA यूज करो, और वीडीसाइड की तरह करना है तो 2,4-D यूज करो। डन। अब आपकी NCERT क्या कहती है वो देख लेते हैं एक बार, आ जाओ मेरे लाल, फिर खत्म हो जाएगा ऑक्सिन भी, हम फिर फिनिश कर लेंगे। सब पढ़ा दिया मैंने आपको, खुद पढ़ा दिया, फंक्शंस पढ़ा दिए, ठीक है, स्लाइड से पढ़ा दिया, अब NCERT देख लो, ठीक है। ग्रीक वर्ड होता है, कहाँ से आइसोलेट हुआ, ह्यूमन यूरिन से हुआ। ऑक्सिन, द टर्म ऑक्सिन अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इनके पास क्या होती हैं, ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। एक्चुअली ऑक्सिन को जब हमने सिंथेसाइज किया और केमिकली जब उसका स्ट्रक्चर देखा तो हमको लगा तो हम लैब में भी बना सकते हैं, तो प्रॉपर्टी वही होती है। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट, ठीक है, और फिर जहाँ इन्हें जाना होता है जहाँ वहाँ पर ये चले जाते हैं, माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। ऑक्सिन लाइक इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स, जबकि NAA और 2,4-D जो होते हैं इनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और इन्हें हम एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं। डन। द हेल्प टू इनिशिएट द रूटिंग इन द स्टेम कटिंग, ठीक है, काहे के लिए, ताकि बहुत प्रोपोगेशन हो सके प्लांट का, और प्रमोट फ्लावरिंग, जैसे पाइनएप्पल, फ्लावरिंग का एग्जांपल वहाँ पे पाइनएप्पल था, मैंने ये पढ़ाया ना आपको, फ्लावरिंग जो है फ्रूट बनाने में, फ्लावरिंग करने में जो पाइनएप्पल का यूज होता है ऑक्सिन का, ठीक है। दे हेल्प टू प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ टू ड्रॉप अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर लीव्स, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया। Most higher plants growing apical but inhibit the growth of lateral, so this phenomena is called as apical dominance। पढ़ाया मैंने आपको कि ऑक्सिन की वजह से एपिकल बर्ड ग्रो होती है, जैसे लेटरल बर्ड ग्रो नहीं हो पाती, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। तो अगर हम उसका डीकैपिटेशन कर दे, डीकैपिटेशन मतलब हेड उड़ा दे, उसका टिप उड़ा दे, तो ऑक्सिन बनेगा नहीं, तो लिटरल बर्ड ग्रो हो पाएंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम हेज मेकिंग और करते हैं और टी प्लांटेशन में, ठीक है। ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूसेस द पार्थेनोकार्पी, ठीक है, एग्जाम्पल इन टोमेटोज, ठीक है। इट ऑल्सो यूज एज अ हर्बिसाइड वीडीसाइड कुछ भी कह लो, ठीक है, डाइकॉट प्लांट को मारने में काम करता है, देखो लिखा भी हुआ है, इट यूज टू किल द डाइकॉट प्लांट एंड इट डज नॉट इफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉटिक। तो अगर हमको घास का लॉन उगाना है और अगर सुरेश बहुत दुखी है तो रमेश उसको जरूर बोलेगा कि तुम छिड़को भैया, 2,4-D मर जाएंगे सारे ये, ठीक है। तो एपिकल बर्ड डोमिनेंस इन द प्लांट, अ प्लांट विद द एपिकल बर्ड इंटैक्ट, प्लांट एपिकल बर्ड रिमूव्ड हुआ तो ऐसे ग्रोथ होने लगी, देखो ब्रांच आने लगी, ठीक। Okay, so it is used to prepare the weed-free lawns by the gardener. Auxin also controls the xylem differentiation and helps in the cell division. Done. So we are done with the auxin. ठीक है, we are done with the auxin. So this is all about the auxin. एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। पाइन एप्पल फ्रूट फॉर्मेशन, यहाँ पर एक और चीज़ लिखो, फ्लावर फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि आपके NCERT फ्लावर बोलती है, ठीक है। आगे हमको ये पढ़ लिया, फंक्शन सारे हो गए, डन, वी आर डन विद द फंक्शन, सारे हो गए। देखो ये पूरे 7 फंक्शन जो आपके NCERT में दिए हैं और जितने आने हैं, देखो एग्जाम में यही आएगा, एग्जाम में कुछ और नहीं होता,
एग्जाम में आना यही है, ठीक है, ओके। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। आई होप यू आर लर्न विद द ऑक्सिन, ठीक है, यू रिमेंबर द ऑक्सिन, ठीक है, आपको अच्छे से मेमोराइज हो गया होगा ऑक्सिन, आपने जो पहले 10th 12th में पढ़ा होगा वो आपको याद आ गया होगा, ठीक है। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जो कहानी मुझे थी समझानी वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को बोले ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आता, ठीक है, ये चैप्टर में कुछ है नहीं, बस वो एक लास्ट में जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था उसको याद रखो और वहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लेना तुम, बस उतना ही याद करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऑक्सिन में डिस्कवरी याद कर लो किसने की, साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, प्रिकर्सर क्या है, टाइप क्या है और फंक्शन क्या है, बस इतने हेडिंग वाइज पढ़ो, ठीक है। छोटे छोटे शब्द को लिखो, नोट्स बनाओ तो आसानी से ऑक्सिन हो जाएगा, बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ और नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट हार्मोन। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड